नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस मेंस के पेपर 1 का सब्जेक्ट मैनेजमेंट। आज जो हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में जो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा एटीट्यूड, वैल्यूज एंड टीम बिल्डिंग। पूरा लेक्चर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक ही लेक्चर के अलग अलग 3 पार्ट्स में ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर एटीट्यूड की बात की जा रही है तो एटीट्यूड 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। वैल्यूज की बात की जाए तो वैल्यूज क्या होती है? ऑनेस्टी एक वैल्यू है, फेथ एक वैल्यू है, इंटीग्रिटी एक वैल्यू है, अकाउंटेबिलिटी एक वैल्यू है, ठीक है, कमिटमेंट एक वैल्यू है, कंसिस्टेंसी एक वैल्यू है। तो इन सारी वैल्यूज के बारे में, इनका कि कितने टाइप्स की वैल्यूज होती है, किस तरह से वैल्यूज काम करती है, वैल्यूज की डेफिनेशन, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं आरएस मेंस के सिलेबस की तरफ। हमने अभी तक मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ लिया है और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैनेजमेंट के इस सिलेबस से कंप्लीट होगा। अभी तक टोटल 14 लेक्चर्स में आपको कवर करा चुका हूं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 का लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो कि लेक्चर नंबर 14 था। ठीक है, लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स जो था वो लेक्चर नंबर 13 था। आज जो लेक्चर नंबर 15 है उसमें हम बात करेंगे एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग। आज के इस लेक्चर के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे एनसीईआरटी एनआईओएस की बुक से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन, टाइप्स, कंपोनेंट्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग। सबसे पहले हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड होता क्या है, उसके डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो क्यों काम में लिया जाता है, क्यों हम यहाँ पर इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने टाइप्स का पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एटीट्यूड। एटीट्यूड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लिए चलूंगा सीधे वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज की डेफिनेशन, टाइप्स, कंपोनेंट्स वगैरह वो सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर टीम बिल्डिंग की पढ़ेंगे। बेसिकली ये तीनों ही चीजें, एटीट्यूड हो, चाहे वैल्यूज हो, चाहे टीम बिल्डिंग हो, ये तीनों ही पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए काम में आती है। उनको पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्मेंस होती है उसको बढ़ाता है। क्या? एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग किस तरह से बढ़ाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 15 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग। ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में, और इसी तरह हम यहाँ पर ये सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज ये एक एक लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो दो लास्ट के दो लेक्चर्स, दो चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। इंक्यूबेशन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर्स, बेसिकली एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें एजुकेशन मैनेजमेंट आएगा, हेल्थ केयर एंड वेलनेस मैनेजमेंट आएगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आएगा। ये सारी चीजें एक लेक्चर में कंप्लीट है। ठीक है, तो अभी आपका फोकस आज के लेक्चर में होना चाहिए एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग के ऊपर, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा वो एटीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आरपीएससी यहां से क्वेश्चन उठाती ही उठाती है। मैनेजमेंट वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग की हमें जरूरत क्या पड़ी, ये क्यों क्रूशियल है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पर्सनल डेवलपमेंट के भी काम में आता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, अगर आपकी वैल्यूज अच्छी होगी, अगर आपकी टीम बिल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी अल्टीमेटली बढ़ेगा, अच्छा होगा, डेवलप होंगे आप पर्सनली। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइज हो, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी हो, उसकी इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ेगी। देन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, ये जो बात हम कर रहे हैं एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग, ये ह्यूमन बिहेवियर और इंटरपर्सनल डायनेमिक्स का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये क्रूशियल इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही चीजों में काम में आता है। पहला पर्सनल डेवलपमेंट, और दूसरा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को, बेसिकली एफिशिएंसी को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, अगर आपकी वैल्यूज अच्छी होगी, अगर आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी होगी। डन। अब तीन ऐसी चीजें हैं, तीन ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को और ग्रुप परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आपका अगर एटीट्यूड, वैल्यूज, टीम बिल्डिंग, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस को ये
पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो आपके ये इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग, ये आपके परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है और इसी वजह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग यहाँ पर इस सिलेबस में है क्यों आपके, क्योंकि इन तीन चीजों से आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन को शेप करता है यार। ठीक है, दूसरा, ये जो मोटिवेशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल करेंगे, मैं बहुत सारी अलग अलग आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो तीन एलिमेंट्स है, कौन कौन से तीन एलिमेंट्स, एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग, ये तीनों शेप करते हैं किस चीजों को, आपके मोटिवेशन को, आपकी डिसीजन मेकिंग को। अगर आपकी वैल्यूज अच्छी है तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी मोटिवेशन आपके अंदर ज्यादा होगी। इसके अलावा ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाता है। एंड इन सब चीजों की वजह से ही हम यहाँ पर इन तीन चीजों को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर इन डिटेल समझाऊंगा वो होगी एटीट्यूड। ठीक है, हर चीज को पढ़ने से पहले, ये पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, हर चीज को मैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, वो किस किस चीज से बनी है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो एटीट्यूड एक पार्ट फर्स्ट है इस लेक्चर का, पार्ट सेकंड में मैं आपको वैल्यूज पढ़ाऊंगा, पार्ट थर्ड में मैं आपको टीम बिल्डिंग पढ़ाऊंगा। और हर पार्ट जो है वो इसी तरह डिजाइन मैंने किया है कि सबसे पहले अगर मैंने आपको एटीट्यूड पढ़ा रहा हूं तो आपको समझाऊं कि एटीट्यूड क्या है, और वो समझाना इस डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है इस डेफिनेशन से क्लियर होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा पर मिल जाएगी। वो सेम टू सेम आप उसको याद कर सकते हैं, वो इन डिटेल मैंने बताई हुई है। ठीक है, इन डिटेल सारा उसमें डेटा है। एटीट्यूड की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की, एटीट्यूड किस किस चीज से मिलकर बनता है, वो एबीसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ए फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, बी फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट होता है, सी फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, और ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं। जैसा कि आपको इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि एटीट्यूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, और इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, एटीट्यूड बनता है। किस तरह से बनेगा वो मैं आपको इन डिटेल अभी समझाएंगे, बात करेंगे उस पर अच्छे से। पहले हम अभी क्या देख रहे हैं कि लेक्चर जो है वो किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटीट्यूड की डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एटीट्यूड के कंपोनेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटीट्यूड के टाइप्स, फिर एटीट्यूड बनता कैसे है, या आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना होगा, एक्सपीरियंस के बाद आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के बाद सोशल इन्फ्लुएंस आपके पास आएगी जो आपको इम्पैक्ट करेगी, उसके बाद लर्निंग होगी, कॉग्निटिव प्रोसेसेस होंगे, और ये सारी चीजें मिलकर आपकी क्या करेगी, एटीट्यूड को फॉर्म करेगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड की, एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको समझना क्यों जरूरी है, इसको जानना क्यों जरूरी है, कैसे ये इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को, जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ठीक है, चेंजिंग एटीट्यूड्स वगैरह ये सब बात होगी। तो इस तरह से मैं आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एटीट्यूड के बारे में पूरा अच्छे से इन डिटेल समझाऊंगा। उसके बाद इसी तरह हम बात करेंगे वैल्यूज की, डेफिनेशन, टाइप्स, कंपोनेंट्स वगैरह वो सारी चीजें, और फिर हम बात करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ दिस लेक्चर की तरफ हम चलेंगे जो कि होगा टीम बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा लेक्चर आप बहुत ही अच्छे से प्लान किया है और इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन की, कि एटीट्यूड होता क्या है। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आप हो, आपका नाम है XYZ, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, मान लीजिए एक पोस्ट है जिस पोस्ट का नाम होता है SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये आप हो, आपका नाम है XYZ, आप कुछ फील करते हो इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, क्या फील करते हो कि भाई ये पोस्ट बहुत अच्छी है, इस पोस्ट की सैलरी बहुत अच्छी है, इस पोस्ट, अगर ये पोस्ट हम अचीव करते हैं तो इस पोस्ट में सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर फीलिंग्स है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, फीलिंग, मतलब जो आपने अपने अंदर फील कर लिया।
ठीक है। सेकंड, उन फीलिंग्स का थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो जाना। वो फीलिंग्स जब कॉन्क्रीट हो जाएगी तो वो किस चीज में बदल जाएगी? वो बदल जाएगी बिलीव्स में, कि आप ये बिलीव करने लग गए कि एसडीएम इज अ वेरी गुड पोस्ट। किस लिए बिलीव करने लगे आप? क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पॉजिटिव थी। अब ये फीलिंग्स किसी भी पोस्ट के लिए भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, किसी प्लेस के लिए भी हो सकती है, कि आपको लगे कि भाई हिंदुस्तान बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है, बड़ी अच्छी कंट्री है। तो ये एक फीलिंग हो गई। वो फीलिंग किस में चेंज होती है? बिलीफ में चेंज होती है। और फिर उस बिलीफ के चक्कर में आपका बिहेवियर चेंज होता है कि आप रात दिन एक कर देते हैं इस पोस्ट को अचीव करने के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो तीन चीजें हुई। सबसे पहले, किसी भी जगह के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी आइडिया के लिए, किसी भी पोस्ट, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट के लिए आपकी फीलिंग्स, कंसिस्टेंट फीलिंग्स होना, जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स हो गई। पॉजिटिव फीलिंग होगी तो आप वो जब फीलिंग्स कॉन्क्रीट होगी तो पॉजिटिव बिलीफ में बदल जाएगा। और जब पॉजिटिव बिलीफ आपके अंदर होंगे तो आपके जो एक्शंस होंगे, वो एक्शंस मतलब जो आपका बिहेवियर होगा, जो एक्शन से मिलकर बनेगा, वो बिहेवियर भी पॉजिटिव बिहेवियर होगा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पोस्ट और दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। तो किसी भी पर्सन की, कौन सा पर्सन? एक्स वाई जेड की, किसी भी पर्सन की जो कंसिस्टेंट फीलिंग्स होती हैं कि हमेशा वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए कंसिस्टेंटली कुछ पर्टिकुलर फीलिंग्स अपने अंदर रख रहा है। ठीक है। उसके बिलीफ्स जो है वो कंसिस्टेंट हो और वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो शो करता हो, उसके एक्शंस जो है वो पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता हो। किसके प्रति? टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट और आइडिया। ठीक है। कि आप एसडीएम के लिए एक पर्टिकुलर फीलिंग्स है आपके अंदर, पॉजिटिव फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स कॉन्क्रीट हुई, पर्टिकुलर पॉजिटिव बिलीव्स बन गए आपके अंदर, और आपके जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव हो गया। आपने रात दिन एक कर लिया उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज, किसी भी पर्सन के लिए आपके लिए रेस्पेक्ट वाली फीलिंग्स है बहुत ज्यादा। ठीक है। वो इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट की फीलिंग्स है आपके अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि आपके वो कॉन्क्रीट हो गई वो फीलिंग्स, और वो बिलीफ में चेंज हो गई। और बिलीफ क्या हो गया? कि दिस पर्सन इज वेरी रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी एंड वी शुड एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट हिम। ठीक है। तो वो एक बिलीफ हो गया। और बिलीफ होने के बाद आपके जो एक्शंस हैं वो आप उसके सामने उसको नमस्कार वगैरह कर रहे हैं, या पैर छू रहे हैं, या उसको वेलकम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? एक्शंस हो गए जो पर्टिकुलरली हमारा बिहेवियर शो कर देगा। ठीक है। या कोई भी इवेंट है, जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है, मान लीजिए गणपति फेस्टिवल हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट में आपकी, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपकी फीलिंग्स क्या होगी? ठीक है। आपके बिलीफ क्या होंगे? पॉजिटिव बिलीफ होंगे, नेगेटिव बिलीफ होंगे, उस हिसाब से। और बिहेवियर आपका क्या होगा? किस तरह से आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? इन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद ही आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर इवेंट के प्रति जो है वो डिटरमाइन होगा। ठीक है। या कोई भी आइडिया हो, जैसे आइडिया हो गया, मान लीजिए सोशलिज्म हो गया, या कम्युनलिज्म हो गया, ठीक है, लेफ्टिस्ट हो गया, राइटिस्ट हो गया, उन सभी के लिए आपकी फीलिंग, सबसे पहली चीज कंसिस्टेंट फीलिंग। हमेशा आपके लिए उस पर्टिकुलर आइडिया के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आपकी जो फीलिंग्स हो वो कंसिस्टेंट हो, बिलीफ हो वो कंसिस्टेंट हो, और उसके बाद आपका बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट है। तो आपको ये तीन वर्ड जो है वो याद रखने हैं। आपका जो एटीट्यूड है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी आइडिया के लिए, तीन चीजों से डिटरमाइन होता है। पहला आपकी फीलिंग, दूसरा आपका बिहेवियर, और तीसरा आपका बिलीफ। ठीक है। एफ बी बी या बी एफ एफ, BBF। ठीक है। बिहेवियर, बिलीफ एंड फीलिंग्स, ये डेफिनेशन हमारे एटीट्यूड की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कैसे, क्या रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, यहां पर क्या हो रहा है, ये मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था XYZ, ठीक है, और यहाँ पर एक उसके बारे में बताया था SDM। ये किस तरह से, ये पर्सन इस चीज को, इस इवेंट को, इस पोस्ट को, इस पर्सन को या इस आइडिया को किस तरह से परसीव करता है, और फिर किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करता है, इस पूरी चीज को पता लगाने का काम जो है वो एटीट्यूड करता है। अगर आपकी फीलिंग्स यहाँ पर पॉजिटिव है, आपके बिलीफ यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपका जो रिएक्शन होगा, मतलब आपका जो बिहेवियर होगा, मतलब आपके जो एक्शंस होंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के प्रति, या इस पर्टिकुलर पोस्ट के प्रति, या इस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है। एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल्स
perceive and react emotionally and cognitively to various aspects of their environment। और उस environment के अंदर क्या क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी आइडिया, कोई भी इवेंट। देन इस तरह से हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड बेसिकली आपका किसी के भी प्रति कोई भी रवैया हो, और वो रवैया किस तरह से बनता है, आपकी फीलिंग से, आपके बिलीफ से और आपके बिहेवियर से। कैन हो गई बात, समझ में आ गया। तो एटीट्यूड refers to a person's consistent feelings, beliefs and behavioral tendencies towards a particular object, person, event or idea. It reflects how individuals perceive and react emotionally and cognitively to various aspects of their environment। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है और आपने ये 2 लाइनें लिखी है, आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा आरपीएससी। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एटीट्यूड, और आपको ये 2 लाइन यहां पर लिखनी है, 15 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 15 का 20-25 वर्ड्स भी चल सकता है। ठीक है, ये सीधा सीधा एज इट इज कॉपी पेस्ट करो आप वहां पर, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड किन चीजों से मिलकर बना है, तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं ए, थोड़ा सा डाल देते हैं बी, और थोड़ा सा डाल देते हैं सी। ये तीनों चीजें क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, पूरी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये याद कर लीजिए कि ए, बी और सी तीनों के मिलने से जो बनता है वो होता है एटीट्यूड। वो क्या कहलाता है, एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड के कंपोनेंट जो है वो 3 है। पहला अफेक्टिव, दूसरा बिहेवियरल और तीसरा कॉग्निटिव। ए, बी, सी। सबसे पहले बात करते हैं अपन अफेक्टिव कंपोनेंट की। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, it involves feelings or emotions towards attitude object। then कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्रति आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो अफेक्टिव कंपोनेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में फीलिंग्स, बिलीफ और बिहेवियर के बारे में बताया था, वो ही मोर और लेस यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में डेफिनेशन में ही वो चीज क्लियर हो गई थी। इसको यहाँ पर हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तो आप याद रखिए एबीसी मॉडल आपको याद रखना है। ए फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट, जो फीलिंग्स एंड इमोशन से मिलकर बनता है। ठीक है, आइदर यू आर हैप्पी, आइदर यू आर एंग्री, आइदर यू आर फीलिंग ग्रीडी और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये जो फीलिंग हुई, ये जो इमोशन हुए आपके अंदर, ये आपके एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट जो आता है दैट इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, वही फीलिंग्स के बाद जो फीलिंग्स कॉन्क्रीट हुई, जो बिलीफ बनी, वो क्या कहलाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स और थॉट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। पहली चीज क्या आई, फीलिंग्स, इमोशंस अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, अफेक्टिव कंपोनेंट्स। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हुआ, कुछ भी चीज आपको बिलीव कर लेना, मान लेना, थॉट में चला जाना, वो चीज आपके विचारों में हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाना, क्या कहलाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाता है। कि आपका ये मान लेना कि टीम वर्क जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। अगर आपने ये मान लिया तो ये जो आपका जो बिलीफ हो गया, ये क्या हो गया, ये एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है आपके एटीट्यूड का। तो अगर आपने किसी चीज के बारे में कुछ फील किया है, कुछ इमोशन है, तो वो आपके एटीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट है। अगर आपने कुछ बिलीव कर लिया है, कुछ मान लिया है, ठीक है, कोई धारणा बना ली है, तो वो आपके बिलीफ हो गया या थॉट हो गया, तो वो आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। और अगर इन फीलिंग्स की वजह से, इन इमोशंस की वजह से, इस बिलीफ की वजह से, इस थॉट की वजह से अगर आपके एक्शंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है, या आपकी इंटेंशंस जो है वो इन्फ्लुएंस हुई है, तो वो क्या हो गया, आपके एटीट्यूड का बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया। मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसके अंदर आपके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं किसी के भी प्रति, चाहे वो एसडीएम पोस्ट के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, चाहे किसी सब्जेक्ट के प्रति हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि इंडियन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ मार्क्स। मार्क्स वहां पर इंडियन हिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा है और मैनेजमेंट के मार्क्स यहाँ पर कम है, तो ये आपकी एक फीलिंग हो गई है, इमोशन हो गया, ये एक बिलीफ हो गया। ठीक है, तो दिस इज एन अफेक्टिव कंपोनेंट। उसके बाद अगर आपके
थॉट और बिलीफ में अगर कोई चीज आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला अफेक्टिव कंपोनेंट जिसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, दूसरा कॉग्निटिव कंपोनेंट जिसके अंदर बिलीफ और थॉट्स आते हैं, और तीसरा जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया आपका बिहेवियरल कंपोनेंट जिसके अंदर आपके एक्शंस और इंटेंशंस आते हैं। ठीक है, कि आपकी बिलीफ क्या हो गया कि अ पर्सन में फील हैप्पी और एंग्री अबाउट अ वर्क प्लेस पॉलिसी। ठीक है, ये आपकी फीलिंग हो गई, ये आपका इमोशन हो गया। फिर आपका बिलीफ क्या हो गया कि आपने ये मान लिया, ये धारणा बना ली कि प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी तभी इंप्रूव होगी जब टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। और आपने ऐसी धारणा बनाने के बाद आपके एक्शंस, आपके इंटेंशंस इस तरह से काम करेंगे कि आप एक्टिवली कोलैबोरेट करोगे अपने कलीग्स के साथ, आप एक्टिवली टीम वर्क करोगे। ये आपका ऑन ग्राउंड एक्शंस दिखेंगे। ये एक्शंस क्यों दिख रहे हैं, ये बिहेवियर आपका क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका यहाँ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ दैट एटीट्यूड है कि आपने टीम वर्क पे विश्वास कर लिया है। आपके मन में ये धारणा बन चुकी है, आपके दिमाग में थॉट आ चुका है, ये बिलीफ हो चुका है, आपको बिलीव कर चुके हो आप कि टीम वर्क इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। और इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना, एटीट्यूड। तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तो आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज अफेक्टिव कंपोनेंट, सेकंड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड थर्ड इज बिहेवियरल कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट के अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस आएंगे, एक एग्जांपल आपको लिख देना है। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट में बिलीफ एंड थॉट्स आएंगे, फिर आपको एक एग्जांपल लिख देना है। और बिहेवियरल कंपोनेंट में आपके एक्शंस और इंटेंशंस आएंगे, और फिर उसका भी आपको एक एग्जांपल लिख देना है। आप सेम एज इट इज जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। आप चाहें तो अभी जो मैं समझा रहा हूं वो तो समझते चलिए, राइट डाउन नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान अखाड़ा चैनल पर आपको पूरी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी, वहां से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज भी वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरा ध्यान आप सिर्फ समझने पर दो। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स ए बी सी, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, फुल स्टॉप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, देखिए तीन तरह के एटीट्यूड होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, आपको किसी व्यक्ति या सिचुएशन या इवेंट या आइडिया के बारे में फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, उसके बिलीफ पॉजिटिव हैं, और आपका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव है। तो आपका उस पर्टिकुलर चीज के प्रति जो एटीट्यूड होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और जब भी किसी व्यक्ति में किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वहां पर ओपननेस एनकरेज होती है, कॉपरेशन एनकरेज होता है, और मोटिवेशन एनकरेज होती है, मोटिवेशन भी बढ़ती है वहां पर। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए, इवेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी आइडिया के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, उस चीज से घृणा करता है, या उसको वो चीज पसंद नहीं होती, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव है उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म एक आइडिया है, ठीक है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मेरी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव बिलीव्स है, और कहीं भी अगर टेररिज्म मेरे सामने आएगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा, मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा। ये मेरा बिहेवियर है, ये मेरे एक्शंस है, इंटेंशंस है। तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का टाइप है एटीट्यूड। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है, इमोशंस नेगेटिव है, बिलीव्स, इंटेंशंस, थॉट्स, एक्शंस ये सब नेगेटिव है, तो वो आपका एटीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड। आपके सारे कंपोनेंट्स ऑफ दैट एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका एटीट्यूड किसी भी चीज के लिए नेगेटिव होगा तो आप डिसएंगेज कर जाओगे, उस चीज से दूरी बना लोगे। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाओगे, उससे लड़ने की सिचुएशन में आ जाओगे जो आपको चीज नापसंद है, या फिर आप रेसिस्ट करोगे उसके साथ ना रहने का। इसके अलावा अगर आपकी फीलिंग्स न्यूट्रल है, ठीक है, जीरो, आपके थॉट्स जीरो हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते, आपका बिलीफ, थॉट्स वगैरह सब जीरो है, और आपका बिहेवियर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज होने या ना होने से, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे वहां पे, तो इस वजह से आपका क्या होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड वहां पर बनता है। इनडिफरेंस और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इनडिफरेंट बिहेवियर हो गया, या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह का एटीट्यूड न्यूट्रल एटीट्यूड आपको कहलाता है। तो अभी तक हमने क्या मैंने आपको समझाया, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर पढ़ी गई वो थी एटीट्यूड की डेफिनेशन, जो फीलिंग्स, बिलीफ और बिहेवियरल टेंडेंसी से मिलकर बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट और आइडिया के प्रति।
सेकंड चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, जो कि 3 होते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। 3 तरह का एटीट्यूड मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया। पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर सारे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड पॉजिटिव हैं, फीलिंग्स पॉजिटिव है, बिलीफ पॉजिटिव है, थॉट पॉजिटिव है, इमोशंस पॉजिटिव है, एक्शंस पॉजिटिव है, तो वो एटीट्यूड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर सारे कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो वो एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर कंपोनेंट्स जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं किसी भी चीज के प्रति, तो वो न्यूट्रल एटीट्यूड हो जाएगा। देन यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका किसी भी चीज के प्रति एटीट्यूड अगर फॉर्म हो रहा है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया कि टेररिज्म के प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, एक आइडिया है टेररिज्म और इसके प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड फॉर्म कैसे हुआ? एकदम से थोड़ी आइडिया आ गया कि भाई आइडिया पैदा हो गया कि टेररिज्म के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, नहीं, ये कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हुआ और इस फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स है। तो अब हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। आइदर पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, उस फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेजेस होती है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा 4 स्टेप्स में होगा। जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो 4 स्टेप्स में होगी और हमेशा वो इसी सीक्वेंस में होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहली चीज आ जाएगी एक्सपीरियंस। आप क्या करेंगे आप कभी भी कोई भी एटीट्यूड फॉर्म करने से पहले एक एक्सपीरियंस आपको होगा। आप पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरेक्शंस, आउटकम्स देखेंगे, जो कि फील करेंगे अपने आसपास, जिसकी वजह से आपके परसेप्शंस जो है वो शेप होंगे। तो पहली चीज आ गई, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट जो यहाँ पर एटीट्यूड के फॉर्मेशन में आता है वो आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आएगा एक बार इसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं सारे पॉइंट्स, ठीक है, वो अच्छे से समझने में आएगा। सबसे पहले ई फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। सेकंड क्या चीज आएगी, सेकंड एक्सपीरियंस होने के बाद आप उस चीज को लर्न करोगे, लर्निंग स्टेज आएगी, ठीक है, कि जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स ने एक्सपीरियंस लिया, जो भी आपने देखा, सोचा, समझा, जाना, उसको आप याद करोगे, कंडीशनिंग होगी आपकी, ठीक है, आप समझेंगे उस चीज को। इसके बीच में एक स्टेप और काम करेगी, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। पहली चीज तो क्या हो गई, पहली चीज तो हो गई एक्सपीरियंस, जो आपने प्रत्यक्ष में आपने देखा, ठीक है। कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके पर्सनल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, आउटकम्स आप देख रहे हैं जो कि आपकी परसीव कर रहे हैं, आप आपके परसेप्शंस को शेप कर रहा हो, ठीक है। सेकंड स्टेप इसके बाद हो गई सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब मीडिया, फैमिली, फ्रेंड्स जो आपको बातें बता रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट एनकाउंटर हो गया आपका, ठीक है। एक्सपीरियंस में तो आपने डायरेक्ट चीज को देखा, समझा। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है कि आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है। सोसाइटी में क्या क्या आ गया, सबसे पहले आ गई फैमिली, सेकंड आ गए फ्रेंड्स और थर्ड आ गई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल वगैरह, वो सब वो आपको बता रहे हैं कि दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग, दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर इज वेरी हार्ड वर्किंग और समथिंग लाइक दैट। तो यहां से आपके परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं। थर्ड, इन सब चीजों की वजह से, चाहे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, चाहे सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू आप लर्न करते हो, चीजों को समझते हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू आप उस चीज को हमेशा के लिए समझ जाते हो और आपका एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एटीट्यूड फॉर्मेशन की जो स्टेप्स है, जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की, वो सबसे पहले आ जाएगी एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, जो आप सामने देख रहे हैं, जो आपके पर्सनल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया का जो लीडर है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, आप उसको सामने काम करते हुए देख रहे हो कि वो सड़कें बना रहा है, आपके एरिया में, आपके विधानसभा क्षेत्र में ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपीरियंस। सेकंड पॉइंट जो आपका आता है दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में आता है कि आपके पापा मम्मी ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे एरिया का जो विधायक है, जो एमएलए है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फिर आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके समकक्ष लोग हैं आपके ऑफिस में, या कल्चर है, या मीडिया इंपैक्ट कर रहा है आपके एटीट्यूड को, ठीक है। एक्सपीरियंस में आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि आपने सामने आप देख रहे हो कि आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि रोड्स वगैरह बन रही है। सेकंड पॉइंट, आप नहीं देख रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली आपको बता रही है, आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया या न्यूज आपको बता रही है कि ये पर्टिकुलर विधायक इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आती है लर्निंग। लर्निंग के अंदर क्या होगा, आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप ये समझ जाएंगे कि अगर रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक कंडीशनिंग आपके दिमाग में हो गई, एक पॉइंट आपके दिमाग में हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर है, जो मेंबर है सॉरी, वो अगर ये एक काम भी करा देगा तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी होगी कि आपको लग रहा है कि ये काम हो गया, मतलब पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली जो एरिया है उसका विकास हो गया। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे। लीड टू एटीट्यूड अडॉप्शन, फिर आप क्या करेंगे, वो एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपीरियंस आपने लिया, सामने देखा, जाना कि ये काम हो रहा है। सेकंड, सोशल इन्फ्लुएंस, कि आपकी सोसाइटी ने आपको बताया कि ये काम हो रहा है। थर्ड हो गया लर्निंग, आपकी कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशन पावर के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, एटीट्यूड को अडॉप्ट कर रहे हो। फोर्थ जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन कैन मॉडिफाई एटीट्यूड। आप ये देख पा रहे हो, आप जा रहे हो रोड पे तो रोड के जो पॉट होल्स जो है वो सही हो गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रोड बिल्कुल चकाचक हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, और तमाम जो भी विकास की चीजें हैं वो सारी चीजें बढ़िया हुई है। तो आप खुद की रीजनिंग के थ्रू, खुद के रिफ्लेक्शन के थ्रू आपने ये जाना कि आपका जो एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर एमएलए के प्रति क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बन गया। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपका बना है, एटीट्यूड कितने टाइप का होता है मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। आपका यहाँ पर एमएलए के प्रति क्या एटीट्यूड बना, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड कैसे बना, ठीक है, ये 4 स्टेप्स के थ्रू बना। पहला एक्सपीरियंस, जो आपने प्रत्यक्ष देखा। सेकंड, सोशल इन्फ्लुएंस, जो आपके परिवार वालों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके पीयर्स, आप कल्चर, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स वगैरह ने आपको बताया। थर्ड, लर्निंग, कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने जाना। और फोर्थ, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू आप उस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर चुके। ठीक है, अब आपका उस एमएलए के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो कोई भी एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा, आइदर दैट विल बी पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड या न्यूट्रल एटीट्यूड, तीनों में से किसी भी तरह का एटीट्यूड अगर फॉर्म हो रहा है तो वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू ही फॉर्म होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं। दूसरा हमने कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स क्या है, CAB। ठीक है, एटीट्यूड के कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ABC। A फॉर अफेक्टिव, जिसमें इमोशंस एंड फीलिंग्स आती है। B फॉर बिहेवियर, जिसमें एक्शंस वगैरह आते हैं, इंटेंशंस वगैरह आते हैं। एंड C मतलब कॉग्निटिव। ठीक है, ये हमने यहां पर 3 कंपोनेंट पढ़े, अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट जिसमें बिलीफ वगैरह आता है, थॉट प्रोसेस वगैरह आते हैं, और फिर बिहेवियर। उसके बाद मैंने आपको समझाया टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड 3 हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड और न्यूट्रल एटीट्यूड। अब एटीट्यूड बनता कैसे है, उसके 4 स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए। पहला स्टेप आता है एक्सपीरियंस, जो आप प्रत्यक्ष सामने देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, एक्सपीरियंस ले पा रहे हो। ठीक है, जो डायरेक्टली आप जिसमें इन्वॉल्व हो, सबसे पहले वो होता है, फिर सोशल इन्फ्लुएंस होती है, फिर लर्निंग होती है, और फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, बट नेचुरल है कि इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, सबसे पहली पॉइंट जो होती है, कंपोनेंट से ही हम लेके चलते हैं कि ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एटीट्यूड फॉर्म किया, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो गया आपका एमएलए की प्रति। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, आपने यहां पर अपने एरिया के जो एमएलए है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लिया। कैसे फॉर्म हुआ वो पॉजिटिव एटीट्यूड, बाय पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बाय पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस, बाय लर्निंग, बाय कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इन चारों स्टेप्स के द्वारा आपके एमएलए की तरफ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। आप पॉजिटिव एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स आएंगे। क्या क्या आएंगे, पहला आ जाएगा अफेक्टिव, मतलब आप उस एमएलए के प्रति आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा आ जाएगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में आ जाएगा मतलब आपकी जो बिलीफ है, थॉट प्रोसेस है, उस एमएलए के तरफ क्या है, पॉजिटिव है। और तीसरा कंपोनेंट ऑफ आपके एटीट्यूड का आ जाएगा, दैट इज डी, बिहेवियर, मतलब आपका बिहेवियर जो है वो इस एमएलए के प्रति पॉजिटिव रहेगा। कल को अगर ये वापस अपने नेक्स्ट टर्म के लिए वोट मांगने आपके घर पे आते हैं तो आप रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आप
उसको आश्वासन देंगे कि हाँ हम आपको वोट देंगे, आपने अपने लास्ट टर्म में बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था, इसने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। अगर यहां पर नेगेटिव एटीट्यूड होता तो ये भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता नेगेटिवली। अगर आपको आपके एक्सपीरियंस, सोशल इन्फ्लुएंस, लर्निंग और कॉग्निटिव प्रोसेस से आपके एमएलए की तरफ अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता, आप देखते कि यार ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा, जैसा विधानसभा क्षेत्र जैसा 5 साल पहले था वैसा ही अब है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में अगर ये एमएलए आपके पास वोट मांगने आता तो आपके एक्शंस जो होते, आपका जो बिहेवियर होता, आपके जो इंटेंशंस होते वो नेगेटिव होते। डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एटीट्यूड का ये होता है कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका जो बिहेवियर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। एटीट्यूड ऑफन प्रिडिक्ट हाउ पीपल विल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस। अगर एमएलए के प्रति आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है तो ये प्रिडिक्ट हो गया कि एमएलए कभी भी आपके सामने आएगा तो आप पॉजिटिव बिहेवियर ही उसको शो करेंगे। एटीट्यूड कैन ऑफन प्रिडिक्ट हाउ पीपल विल बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया एटीट्यूड का कि ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड क्या हो गया, अफेक्ट्स जॉब परफॉर्मेंस। आपकी जो जॉब है उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो ग्रोथ में रहेगी। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है अपनी जॉब के प्रति तो आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल ग्राफ रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड एनहांस प्रोडक्टिविटी। क्यों होता है ऐसा कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जॉब परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रोथ शो करेगा? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपके कॉपरेशन को बढ़ाता है। आप जिस टीम में काम करते हैं आप ज्यादा कॉपरेटिव रहेंगे क्योंकि आपका एटीट्यूड अपनी टीम के प्रति क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन भी यहां पर ज्यादा रहता है क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप्स को इंपैक्ट करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप कॉपरेटिव नेचर के रहेंगे, और कॉपरेटिव नेचर के रहेंगे तो आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी, हेल्दी रिलेशनशिप्स रहेंगी। ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप कॉपरेटिव नेचर के होंगे, कॉपरेटिव नेचर के होंगे तो आप अपने टीम के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा बना के चलेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क के साथ काम करेंगे। ठीक है। आप एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो अपनी टीम को देंगे। ठीक है। इसके अलावा ड्राइव्स चेंज। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है तो भी हर केस में किसी भी तरह का एटीट्यूड होगा, हर केस में आप एक चेंज लेकर आएंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप अपनी टीम में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ग्रुप में पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। ठीक है। ये चेंज को ड्राइव करता है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा अपनी टीम के प्रति तो आप एक नेगेटिव चेंज जो है वो अपनी टीम में ले आएंगे। चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स कैन इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है और आप उसको चेंज करके पॉजिटिव कर रहे हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो इंप्रूव होगा। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने यहां आपको बताए हैं ये सीधे सीधे आपको बताते हैं कि किस तरह से एटीट्यूड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में या पर्सनल ग्रोथ में। क्या क्या चीजें मैंने आपको यहां पर पढ़ाई। सबसे पहली चीज, एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक कंपोनेंट है एटीट्यूड का वो प्रिडिक्ट हो जाता है। कौन सा कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताया एटीट्यूड के, ए बी सी। ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉग्निटिव। तो इन तीनों में से एक कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं एटीट्यूड से। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव रहेगी। आप तीनों कंपोनेंट को ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज शो होती है बाहर वो बिहेवियर शो होता है। डन। तो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा। डन। अफेक्ट्स जॉब परफॉर्मेंस। आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करता है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये आपके कॉपरेशन को बढ़ाएगा, ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कॉपरेटिव तरीके से काम करेंगे, कॉपरेशन के साथ काम करेंगे, टीम में टीम वर्क के साथ काम करेंगे, तो ये आपकी टीम के अंदर की जो रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करेगा। ठीक है। इसके साथ ही ये एक चेंज लाने की कोशिश करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हैं तो पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो नेगेटिव चेंज आएगा। पॉइंट, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आपको नोट डाउन करने की, नोट्स बनाने की, वो सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। ठीक है।
तो हमने एटीट्यूड की डेफिनेशन देख ली, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड देख लिया। कंपोनेंट बताओ मुझे, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? 3। सब जल्दी। एटीट्यूड के कंपोनेंट ABC, अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव में क्या आता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। बिहेवियर में क्या होता है? एक्शंस एंड इंटेंशंस। कॉग्निटिव में क्या आता है? बिलीफ्स, ठीक है, एंड थॉट्स। अब ये कैसे होता है बिहेवियर? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ये भी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। फिर हमने उसके बाद क्या देखा? उसके बाद देखा कि डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, देन सोशल इन्फ्लुएंस, देन लर्निंग, देन कॉग्निटिव प्रोसेस। फिर मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, अभी अभी पढ़ा है कि एटीट्यूड बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है और चेंज लाने की कोशिश करता है एक ग्रुप में, टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में। देन अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए आपका एटीट्यूड बन चुका है, पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, MLA के प्रति या SDM साहब के प्रति, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब इसको चेंज कैसे होगा ये एटीट्यूड? ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है भाई। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ही आदमी का रहता तो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज ही नहीं होती, एक ही सरकार चलती रहती। लेकिन कभी किसी के प्रति पॉजिटिव हम रुख करते हैं, कभी नेगेटिव रुख करते हैं। वही जहां नवंबर दिसंबर में आपकी इच्छा होती है पहाड़ों में जाने की, ठीक है, कि हम ट्रिप करते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, वही इच्छा आपकी चेंज होती है जुलाई अगस्त में कि यार पहाड़ों में नहीं जाएंगे, लैंडस्लाइड हो रही है। पॉइंट। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ये चेंज होता रहता है। अब ये चेंज कैसे होता है उसका भी एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर स्टेजेस है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोई भी एटीट्यूड जो आपका बन चुका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस के बारे में आपका एटीट्यूड बन गया कि भाई मनाली तो बहुत शानदार जगह है, या नैनीताल या उत्तराखंड, पहाड़ी इलाका कोई भी बहुत अच्छा है, और जयपुर से भाई हम इस नवंबर में नैनीताल चलेंगे या उत्तराखंड चलेंगे, कश्मीर चलेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी खबर आ जाती है जुलाई में, अगस्त में कि भाई बारिश हो रही है और वहां लैंडस्लाइड हो गई और चंडीगढ़ से मनाली तक का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया, अब क्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार मनाली नहीं जाएंगे, बिना बात फंस जाएंगे, इससे अच्छा गोवा चल लेते हैं या डीप साउथ चल लेते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका एटीट्यूड क्या हुआ? चेंज हो गया। फिर क्या हुआ? आप MLA की प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था, 5 साल बहुत बढ़िया काम किया MLA साहब ने, आपने एक्सपीरियंस किया उसको, आपने सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू उसको देखा, ठीक है, आपने लर्न किया और आपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस के थ्रू आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म हो गया। फिर MLA साहब आए आपके पास वोट मांगने, तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड था इसने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, आपने MLA साहब को आश्वासन दिया कि सही भाई आपको ही वोट देंगे, आपकी पार्टी को जिताएंगे, और फिर वापस अगले 5 साल के लिए MLA साहब आ गए, लेकिन अब इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर डेवलप हुआ था, ये एटीट्यूड वापस चेंज हो जाएगा, और इस चेंज होने की भी कुछ स्टेप्स होंगी जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड चेंज कैन बी अचीव्ड थ्रू, किस किस के द्वारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है? पहला, परसुएशन के द्वारा, ठीक है, कि आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके वही लोग जिन्होंने आपका एटीट्यूड फॉर्म किया था, यहां पर ये देखिए फैमिली, पीयर्स, कल्चर, सोशल मीडिया ने जो आपका एटीट्यूड फॉर्म किया था वही आपको परसुएशन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि देख भाई नहीं हुआ कोई काम इस टर्म में, ठीक है, पिछले 10 सालों में से सिर्फ 5 साल में ही काम हुआ है, बाकी 5 साल में नहीं हुआ, ठीक है। इमोशनल अपील्स भी आपकी देखी जाती है, क्रेडिबल सोर्सेज, न्यूज सोर्सेज हैं, वो आपको बता रहे हैं कि नहीं हुआ काम, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा जब आप परसुएड हो जाते हो, परसुएड कर देते हैं आपको, परसुएशन पहला पॉइंट, ठीक है। अगर आपको अब ये चीज कैसे काम में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कल SDM बन गए, ठीक है, और किसी भी चीज के प्रति आपका जो जूनियर स्टाफ है उसका नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज के प्रति, मान लीजिए जॉब के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, अब आपको उसके नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले परसुएशन आप काम में लेंगे, आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देंगे कि आप जो सैलरी लेके जा रहे हो उतना काम तो करो, ठीक है, ऑनेस्टी तो दिखाओ, इमोशनल अपील्स करो कि ये पैसा जो है वो 1 नंबर का तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, कम से कम उतनी मेहनत तो कीजिए जितनी आप सैलरी उठा रहे हैं सरकार से, नहीं तो वो तो फोकट की सैलरी हो गई। इमोशनल अपील्स, क्रेडिबल सोर्सेज, आप बताओ, रजिस्टर दिखाओ कि आप कितनी बार टाइम पर आए, कितनी आप छुट्टियां ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से परसुएशन के थ्रू, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने जूनियर स्टाफ के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर देंगे, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो चेंजिंग एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जॉब के लिए,
इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है और इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे समझा रहा हूँ, ताकि कल को आप अगर सेलेक्ट होते हैं, एसडीएम बनते हैं और जाके बैठते हैं उस कुर्सी पर, तो आप उस कुर्सी के साथ जस्टिस कर सको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सेकंड पॉइंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या चीज होती है? देखिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि आपके जो बिलीफ हैं और जो आपके एक्शंस हैं वो सिमिलर नहीं है, वो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी उसमें आ गई, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस उसमें हो गया। ठीक है, जब इंडिविजुअल जो है वो अपने एटीट्यूड को तभी चेंज करेंगे जब उनके बिलीफ और एक्शंस के बीच में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे ही इनकंसिस्टेंसी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए वो अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आता है रोल मॉडलिंग। इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं वो डिजायर्ड एटीट्यूड को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और वो बता देते हैं कि मान लीजिए आपका एमएलए काम नहीं कर रहा, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको कि मैं काम करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होगा? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आप कैसे देंगे? वर्कशॉप से देंगे, एक्सपीरियंसेस आप इस तरह के प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपके पर्सपेक्टिव्स जो है वो चेंज हो जाए, वो शेप हो जाए। इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं या वाइस वर्सा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हैं। कौन कौन सी चार चीजें हुई? सबसे पहली परसुएशन, आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से अगले व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, इमोशनल अपील आपने वहां दी, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए, या क्रेडिबल सोर्सेज की न्यूज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो सामने रखने की कोशिश की। उसके बाद आया कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आपके जो एक्शंस है, बिलीव्स हैं, उनमें इनकंसिस्टेंसी अगर आ रही है तो उस इनकंसिस्टेंसी को जब आप दूर करेंगे तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है रोल मॉडलिंग, कि कोई रोल मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो आपका एटीट्यूड चेंज करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा एटीट्यूड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ एक बार वापस समझा देता हूँ। मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं एटीट्यूड, वैल्यूज एंड टीम बिल्डिंग। ये एक चैप्टर आज है जिस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है एटीट्यूड, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले का कंटेंट आपको पहले के चैप्टर्स में मिल जाएगा। आज लेक्चर नंबर 15 में हम एटीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे वैल्यूज की तरफ। ये सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको वैल्यूज की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, वो सारी चीजें बताऊंगा उसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको एटीट्यूड समझाने की कोशिश की। तो एटीट्यूड में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फीलिंग हो गई, बिलीफ हो गया, बिहेवियर हो गया टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट और आइडिया। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फीलिंग जो आप महसूस करते हो, दूसरा बिलीफ जो आप महसूस करते हो वो पक्का हो गया, वो बिलीफ में चेंज हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो बिलीफ है वो इतना ज्यादा काम कर रहा है कि आपके एक्शंस में वो दिख रहा है, आपके बिहेवियर में वो दिख रहा है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की कंसिस्टेंट फीलिंग्स, बिलीफ और बिहेवियर टेंडेंसीज जो है वो क्या कहलाती है? एटीट्यूड कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में समझाया ABC मॉडल के द्वारा। A फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट जिसके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं, सेकंड बिहेवियरल कंपोनेंट जिसके अंदर एक्शंस एंड इंटेंशंस आती है, और थर्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट जिसके अंदर बिलीफ एंड थॉट वगैरह वो सब आते हैं। ठीक है, थॉट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एटीट्यूड के बारे में बात की, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड न्यूट्रल एटीट्यूड। फिर मैंने आपको समझाया फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड जिसमें एक्सपीरियंस, सोशल इन्फ्लुएंस, लर्निंग और कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इन 4 स्टेप्स के थ्रू किसी भी तरीके का एटीट्यूड जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, फिर हमने बात की एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहली चीज जो एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस आती है, एटीट्यूड की जो इंपॉर्टेंस है, सबसे फर्स्ट चीज आती है कि ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ये चेंज लाता है, ये आपकी रिलेशनशिप्स को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। एंड लास्ट जो पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा वो है कि एटीट्यूड को चेंज किस तरह किया जाता है। तो एटीट्यूड को चेंज हम करते हैं सबसे पहला परसुएशन से, सेकंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, थर्ड रोल मॉडलिंग एंड फोर्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहां तक हमने एटीट्यूड के बारे में जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती थी आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको अच्छे से खोल के रख दिया और समझा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ आवर चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूज, मूल्य हिंदी में इसको कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा
जिस तरह से मैंने आपको एटीट्यूड समझाया। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू समझाऊंगा जो आपको सेम समझने को मिलती है एथिक्स के पोर्शन में। ठीक है, तो ये डबल चीजें हैं, आप एक बार एक जगह याद करोगे, दो जगह आपके काम आएगी। ठीक है, पहले यही चीजें आपके साइकोलॉजी बिहेवियर में भी काम आती थी, लेकिन अभी सिलेबस चेंज होने के चक्कर में वहां से वैल्यूज हटा दिया गया है। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस था, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके बिहेवियर में भी थी और एक पूरा चैप्टर एथिक्स में भी था, अब एथिक्स में से वो हटा दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज की, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज की, देन टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड चेंजिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद पार्ट थर्ड टीम बिल्डिंग हम बात करें। जो भी क्वेश्चन वैल्यूज से रिलेटेड आएगा वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर फ्रेम कर लिए। डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड डेवलपमेंट एंड चेंजिंग ऑफ वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मूल्य होते क्या है, वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूज की डेफिनेशन। वैल्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मूल्य होते क्या हैं। तो अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे मानक, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी चीज़ें जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिन बातों पर, जिन कॉन्सेप्ट्स पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि वो आपके बिहेवियर में और आपकी डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ें साफ साफ दिखती हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है, वो आपके बिहेवियर को गाइड करती है। जो ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके बिहेवियर को और आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड करें, उन प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात की जाए सीधी सीधी, तो डेफिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, या डिफाइन वैल्यूज, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स जो आपने बहुत अच्छे से, जिन पर ट्रस्ट कर लिया, डीपली हेल्ड कर लिया आपने। ठीक है, और वो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। आपका जो बिहेवियर है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हो, उसमें वो चीज़ दिख रही है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको डिसीजन लेना है, आपके पास 2 चॉइसेस है, यू आर एन एसडीएम। ठीक है, आप एक एसडीएम है, और एसडीएम होने के साथ आपके पास 2 चॉइसेस आती हैं कि एक काम को करने के लिए आपको कुछ रिश्वत दी गई है कि इतना पैसा दो और इस गलत डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो, और दूसरा आपका काम ये है, दूसरा चॉइस आपके पास ये है कि आप ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, विथ ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप उसको चेक करें डॉक्यूमेंट को, और अगर वो नहीं स्टैंडर्ड पे उतर रहा है तो उसको आप डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, उस ऑफर को आप डिक्लाइन कर देंगे, आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपको कोई करप्शन नहीं करना। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हुआ कि आपके एसडीएम रहते हुए आपके पास 2 चॉइसेस आई, एक ईमानदारी के साथ काम करना और एक बेईमानी के साथ काम करते हुए पैसे लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब ये जो डिसीजन है, ये बैक क्या होगा, आपकी वैल्यू से। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी एक वैल्यू है, इंटीग्रिटी एक वैल्यू है, तो आप डिसीजन मेकिंग उस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, आपका जो बिहेवियर होगा, जो भी आप काम करेंगे, कि सुबह टाइम से ऑफिस पहुंचना, शाम को पूरा काम वगैरह कंप्लीट करना, जो भी टास्क वगैरह आपको दिए गए हैं बाय एडीएम और डीएम, तो वो जो चीज़ें हैं, वो आपका जो बिहेवियर होगा, वो आपका डिसीजन मेकिंग होगा, वो पीछे से बैक कौन करेगा, उनको वैल्यूज बैक करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। सीधी सीधी बात यह है, अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप किस तरह से लिखेंगे, वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये एटीट्यूड से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, अनलाइक एटीट्यूड्स विच आर मोर स्पेसिफिक एंड सिचुएशन बेस्ड। अब क्या होता है, एटीट्यूड जो हो जाता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। ठीक है, जबकि वैल्यूज जो होती है वो मोर और लेस सेम रहती है। अगर सिचुएशन को आप चेंज भी कर दें तो भी वैल्यूज सेम ही रहती है, और उससे निकलने वाला जो बिहेवियर है या जो डिसीजन मेकिंग है वो भी सेम रहता है, क्योंकि वैल्यू जो बैक कर रही है उसको, वो सेम है। ठीक है, वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करती है ब्रॉड और एंड्यूरिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, वही चीज़ है, आपको 2 ऑप्शंस दिए गए थे, अब आपने ये डिसाइड किया कि क्या इंपॉर्टेंट है, और वो जो इंपॉर्टेंट आपने डिसीजन मेकिंग की, वो किसकी वजह से की, आपकी वैल्यूज की वजह से की, क्योंकि आपके अंदर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की वैल्यू थी। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे उसमें, पहली चीज तो लिखेंगे, पहला सेंटेंस तो लिखेंगे, वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि वैल्यूज क्या है,
वैल्यूज क्या है? आपके प्रिंसिपल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं जो क्या गाइड करते हैं आपका बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को। ठीक है। और वैल्यूज के एग्जांपल में देना चाहूँ तो इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हम एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये एटीट्यूड से किस तरह डिफरेंट है, मैंने यहाँ पर एटीट्यूड क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि डिफरेंस पूछा जा सकता है। चैप्टर का नाम ही क्या है? एटीट्यूड, वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग। ठीक है। तो उस तरह से हमने यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश की। 2 नंबर के का क्वेश्चन अगर आता है, डिफाइन वैल्यूज, एक्सप्लेन इट, तो आप इस तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। अनलाइक एटीट्यूड्स, अगर ये भी पूछा जाए कि एटीट्यूड से कैसे डिफरेंट है, तो अनलाइक एटीट्यूड्स व्हिच आर मोर स्पेसिफिक एंड सिचुएशन बेस्ड, वैल्यूज रिप्रेजेंट ब्रॉड एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है वैल्यू से रिलेटेड? वो पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। जैसे हमने एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पर वैल्यूज के, मूल्यों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डेफिनेशन के बाद। सबसे पहली चीज, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये एंड्यूरिंग होते हैं। ठीक है। ये स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप ऑनेस्ट हैं और कल करप्ट हो जाएंगे। अगर आपके अंदर एक वैल्यू है, ऑनेस्टी की वैल्यू है, तो आप हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। वो जो ट्रेट होगा, वो जो क्वालिटी होगी, वो जो वैल्यू होगी आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटीज को अल्टीमेटली क्या कहते हैं? वैल्यूज कहते हैं। ठीक है। वो जो क्वालिटी होगी आपकी पर्सनालिटी की, वो स्टेबल रहेगी ओवर द टाइम। एंड्यूरिंग मतलब वैल्यूज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। आज अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आज के 4 साल 5 साल बाद भी आप ऑनेस्ट रहेंगे। ये आपकी एक पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर की क्वालिटी है, ये आपकी वैल्यू है। वैल्यूज हमेशा क्या रहती है? स्टेबल रहती है। सबसे पहली चीज़ आप ये रख लीजिए, याद रख लीजिए। या आपसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की, वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी, तो आप सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि दे आर स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। डन। सेकंड, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर, आपके चॉइस, वही मैंने आपको बात बताई। ये चॉइस आपके पास दो थी। आप एसडीएम रहते हुए आपके पास दो चॉइस हैं कि या तो आप ऑनेस्टी के साथ काम करें या आप बेईमानी के साथ काम करें। आपकी आपकी यही आपका बिहेवियर है, जिस तरह से आप चॉइसेस करेंगे। ठीक है। तो दे सर्व एज ए कंपास फॉर बिहेवियर एंड चॉइसेस, कि आपको डिसाइड करना है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगी। अगर आपकी वैल्यूज, आपके अंदर ऑनेस्टी की वैल्यू है, तो आप डिसीजन मेकिंग हमेशा ऑनेस्टी की तरफ वाला साइड ही लेंगे। ठीक है। आप करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। पहली चीज क्या हो गई? ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको ये लिखनी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये आपके बिहेवियर को, आपकी चॉइसेस को, आपके डिसीजन मेकिंग को फ्रेम करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? हायरार्की। ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यूज जो है वो एक ही सेम लेवल पर होती है, नहीं। वैल्यूज हमेशा हायरार्की में होती है। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, कुछ मीडियम इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है। ये इस तरह से हायरार्की में होती है। मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वैल्यूज हमेशा स्टेबल होंगी। वैल्यूज आपके बिहेवियर को, आपके चॉइसेस को, आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, वैल्यूज हमेशा हायरार्की में होंगी, एक ही लेवल पर नहीं होंगी, ये ऊपर नीचे होंगी। कुछ वैल्यूज प्रायोरिटी होगी वैल्यूज की। ठीक है। कि कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी व्यक्ति विशेष की लाइफ में, कुछ वैल्यूज कम इंपॉर्टेंस रखती हैं, और कुछ वैल्यूज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है। पीपल प्रायोरिटाइज वैल्यूज डिफरेंटली लीडिंग टू वैल्यू सिस्टम्स। वही वाली बात कि हर व्यक्ति वैल्यू को प्रायोरिटी देता है कि कौन कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैल्यू मीडियम लेवल पर इंपॉर्टेंट है, और कौन सी वैल्यू बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंस नहीं रखती। पर्टिकुलर व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। ठीक है। ये डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। फिर कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, हर कोई भी वैल्यू आपके अंदर है। जैसे मान लीजिए, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, बार बार मैं एक ही चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपके पास कुछ है तो वो आपकी ऑनेस्टी है। ठीक है। अगर आप बेईमान हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है इसको। तो क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई, सबसे पहले आप एसडीएम थे, आपके पास दो चॉइसेस आई, आपके पास डिसीजन मेकिंग आया कि इन दो चॉइसेस में से मैं कौन सी चॉइस लेता हूँ। ठीक है। कौन सा डिसीजन मेकिंग करता हूँ। एक ऑनेस्टी का रास्ता है, एक करप्शन का रास्ता है। आपने क्या चूज़ किया? ऑनेस्टी चूज़ की। ठीक है। तो ये ऑनेस्टी क्या हो गई? आपकी वैल्यू हो गया।
अब ये वैल्यू कहाँ से आई आपके अंदर? ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही बाय बर्थ ही आपके अंदर ऑनेस्टी थी, ठीक है। ये धीरे 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 आपके अंदर डाली गई, उस कल्चर ने डाली गई, उस सोसाइटी ने डाली, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जिस स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, आपकी फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका पीयर ग्रुप जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी बात की, ये कल्चर में आ गया। कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है क्या? वैल्यूज। ठीक है, आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो बिहेवियर है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? वैल्यूज से। और वैल्यूज जो है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? कल्चर से। और कल्चर जो है वो कहाँ से निकल के आ रहा है? वो सोसाइटी से निकल के आ रहा है, आपके फ्रेंड से निकल के आ रहा है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, वो सारे मिलके आपको वैल्यूज दे रहे हैं। अगर आपके माता पिता ने ये अप्रिशिएट किया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप हमेशा उसी रास्ते पर चले। अगर वहीं से कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है या फ्रेंड्स के लेवल पर कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वैल्यूज जो है वो इम्बाइब हो जाती है पर्सनैलिटी में, तो वो कल्चर ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया नेगेटिव वैल्यूज की तरफ। ठीक है, इसके अलावा वैल्यूज जो है ये इंटरनलाइज्ड हो जाती हैं, आपके अंदर इम्बाइब हो जाती हैं, चीज़ें इंटीग्रेट हो जाती है सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर। वैल्यूज आर इंटीग्रेटेड इनटू द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपके अंदर वो वैल्यूज जो है वो इंटीग्रेट हो गई। अब वो कैसे हो गई? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी की एक क्वालिटी बन गई है वो वैल्यू। डन। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो है वो याद रखने योग्य हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज आपको लिखनी है कि वैल्यू जो है वो स्टेबल है, एंड्यूरिंग है। वैल्यूज रिमेन रिलेटिव ओवर टाइम, हमेशा सेम रहेगी। अगर आप ऑनेस्ट है तो हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो कल्चर ने आपके अंदर डाली है। ये पॉइंट हम आगे और पढ़ लेंगे। सेकेंड पॉइंट, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। क्या गाइड करती है? वैल्यूज गाइड करती है आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी चॉइसेस को और आपके बिहेवियर को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूज रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, ये हमेशा स्टेबल रहती है। पॉइंट नंबर सेकंड, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती है टू बिहेवियर एंड चॉइसेस। थर्ड जो पॉइंट है, ये हायरार्किकल होती है, हायरार्की में होती है। ऐसा नहीं है कि सारी ही वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है या सारी ही वैल्यूज लेस इंपॉर्टेंट होती है, नहीं। कुछ वैल्यूज जो होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कुछ वैल्यूज कम इंपॉर्टेंट होगी और कुछ बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होगी। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो प्ले करता है वो जस्टिस प्ले करता है। जस्टिस एक वैल्यू है। ठीक है, किसी के लिए ऑब्जेक्टिविटी प्ले करती है मेजर रोल, किसी के लिए ऑनेस्टी प्ले करती है। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज कौन करता है? पीपल प्रायोरिटाइज करते हैं कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट जो आता है, कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है उस वैल्यूज को, वैल्यू सिस्टम को आपके अंदर। आपके फैमिली सबसे पहले, फिर स्कूलिंग, कॉलेज, पीयर ग्रुप्स, रिलेटिव्स, ये सब जो है वो आपकी वैल्यूज को शेप करते हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती है उनको शेप करते हैं। ठीक है, फिर वैल्यूज जो है वो इंटरनलाइज्ड होती है, इंटीग्रेटेड इनटू सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी पर्सनैलिटी का एक अभिन्न अंग बन जाती है वो वैल्यू। ठीक है, कि आप अगर ऑनेस्ट हैं तो आपको उस ऑनेस्टी से ही जाना जाएगा। आपका वैल्यू जो है वो आपकी पर्सनल आईडी बन चुकी है, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टर बन चुका है, एक फीचर बन चुका है। देन, तो इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पहली चीज, वैल्यूज की डेफिनेशन, कि वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज जो होती हैं, मूल्य जो होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डीपली, आप उन पर अंधा ट्रस्ट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल सही है, ये जो स्टैंडर्ड है ये बिल्कुल सही है, और आप इतना उस पर ट्रस्ट कर जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना उस पर डिपेंड हो जाता है कि वो आपके बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को अल्टीमेटली गाइड करते हैं। ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप उस चीज़ का फास्ट डिसीजन अपने वैल्यू सिस्टम से लगा सकते हैं। डन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज में क्या आता है? एंड्योरिंग, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हायरार्की, कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड और इंटरनलाइज्ड। डन। सेल्फ कॉन्सेप्ट में होता है। यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वैल्यूज। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वैल्यूज जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड रहती है। ठीक है, अब मेजर जो कैटेगरीज हैं वो मैंने यहाँ पर आपको समझाई हुई है। और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की, क्योंकि वो एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो आप वैसे ही समझ जाएंगे। देन, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कितने टाइप्स की वैल्यूज होती हैं?
सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूज है पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज मतलब जो आप तक ही सीमित है, ठीक है, जो ग्रुप में काम नहीं कर रही है, जैसे ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, कंपैशन, ठीक है, ये सारी चीजें आती है पर्सनल वैल्यूज के अंदर। सेकंड, कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, शेयर्ड बिलीव्स लाइक इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, कलेक्टिविज्म, कि आप एक कलवादी हैं या सबके साथ चलने वाले हैं, ठीक है, तो ये कल्चरल वैल्यूज के अंदर आता है। फिर अब बात आती है वर्क प्लेस वैल्यूज। आप जहाँ जिस स्थान पर काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट फर्म में, कॉर्पोरेट एंटिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वहां पर कौन कौन सी वैल्यूज की आवश्यकता होती है? वो होती है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इनोवेशन, टीम वर्क, कस्टमर फोकस। इसके अलावा बात आती है मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज की, जिसमें इसके अंतर्गत आता है जस्टिस, फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। अब इन सारी ही वैल्यूज को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। जैसे एक वैल्यू है ऑनेस्टी, ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। जस्टिस, नेगेटिव में क्या आता है? एंगर, ये क्या है? ये एक नेगेटिव वैल्यू है। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, वर्क प्लेस वैल्यूज, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, इन चारों तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया। बात समझ आ गई? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि वैल्यूज़ को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस तो मैंने डेफिनेशन में ही आपको समझा दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फीचर्स हुए उसमें मैंने आपको समझा दी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू है, वैल्यू की जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है? कि ये आपके बिहेवियर को गाइड करती है, ये आपके डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है, आपकी चॉइसेस को गाइड करती है, ठीक है। आपका बिहेवियर अगर पॉजिटिव है, इट मींस दे आर दिस योर बिहेवियर इज बैक्ड बाय योर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी? बिहेवियरल गाइडेंस। वैल्यूज इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वैल्यूज जो है वो आपके एथिकल बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो बिहेवियरल गाइडेंस, वही बात जो मैंने आपको समझाई, जो डेफिनेशन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी, वही चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है बिहेवियर को गाइड करने वाली बात। वैल्यूज इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, और बिहेवियर के साथ हमेशा क्या अटैच होगा? डिसीजन मेकिंग अटैच होगा। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज वैल्यूज सिस्टम की? वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कि आपके पास दो तीन चॉइसेस आ गई, तो वहां पर उन चॉइसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा? या फिर दो तीन लोगों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा? वो होगा आपकी शेयर्ड वैल्यूज के, ठीक है। कि आपको क्या करना है? अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, ये सारी वैल्यूज ही हैं जो आप अल्टीमेटली आपके बिहेवियर को गाइड कर रही है और अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वहां पर डेवलप हो रहा है। वैल्यूज आपके नॉर्म्स को, आपके रूल्स को, आपके प्रैक्टिसेस को और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट को क्या करती हैं? शेप करती हैं, मोल्ड करती हैं, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर, एक डेकोरम जो मेंटेन होता है, वो मेंटेन वैल्यूज के द्वारा होता है, और इसी की वजह से वैल्यूज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया? बिहेवियर को गाइड करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है, आपकी चॉइसेस को गाइड करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, एथिकल बिहेवियर को गाइड एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या इंटरपर्सनल हो रही है कि आप खुद ही जो है इन्हीं दो चॉइसेस के बीच में आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि ये चूज करूँ या ये चूज करूँ, तब वहां जाके वो जो आपकी वैल्यूज हैं जो आपने कल्चर से इम्बाइब की है, वो आपको रिजॉल्व करवाती है, उस डायलेमा से निकालती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होता है, और मोटिवेशन एंड कमिटमेंट जो है वो वैल्यूज के द्वारा ही मिलता है। कैसे मिलता है? कि आप अगर अपने वैल्यूज सिस्टम से अटैच्ड हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को लेकर काम करते हैं, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि आप अपने वैल्यू सिस्टम को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। आप कमिटेड रहते हैं उन वैल्यू सिस्टम के, ठीक है। तो इससे क्या होता है? पर्सनल वैल्यूज से आप जब भी अलाइन रहेंगे, आप जब भी उससे अटैच रहेंगे, तब क्या होगा? आपका एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगा काम के प्रति, हर एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है, आप मोर और लेस सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में।
जब भी आप अपने वैल्यू सिस्टम को ओबे करेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज में सबसे पहली चीज बिहेवियरल गाइडेंस, आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइस, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या कौन इन्फ्लुएंस करता है? वैल्यूज। जो वैल्यूज कहाँ से आपको मिली? वो मिली आपको कल्चर से, ठीक है, आपकी सोसाइटी ने आपको वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ आपके अंदर। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होता है। नॉर्म्स शेप करती हैं, प्रैक्टिस शेप करती है, ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट शेप होता है वहाँ पर। इसके अलावा मोटिवेशन एंड कमिटमेंट वहाँ पे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डेवलपिंग एंड चेंजिंग वैल्यूज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वैल्यू जो है वो ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ है। मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, ऑनेस्टी ही लेके चल रहे हैं अपन एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऑनेस्टी सबसे बड़ी वैल्यू मेरे हिसाब से, जहाँ जिसका आपका टारगेट है, जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ काम करती है समाज कल्याण के लिए, तो वो ऑनेस्टी करती है। डन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये वैल्यू, ऐसा तो है नहीं बाय बर्थ है, ये कैसे डेवलप होगी या ये कैसे चेंज होगी? चेंज भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चेंज होगी, इसको एक लॉन्ग टाइम लगता है। स्टेबल वैल्यूज होती है जो अपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूज जो है वो चेंज होती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही वो डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने बच्चे को कहा कि बेटा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और बच्चा सीख गया, हाँ वो वैल्यू इम्बाइब हो गई। नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उसको करवाने पड़ते हैं, पीयर ग्रुप्स उसका वैसा होना चाहिए, उसके फ्रेंड्स वैसे होने चाहिए, उसके आसपास उसको लाइव एग्जाम्पल्स देखने चाहिए कि ऑनेस्टी से कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, कैसे एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। डन। तो ये हम यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक में कि वैल्यूज जो है वो वैसे तो स्टेबल होती है, लेकिन फिर भी वो इवॉल्व होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। कैसे वो डेवलप होती है धीरे धीरे बचपन से, ठीक है, और कैसे वो डेवलप होने के बाद एक दूसरी स्टेज में इवॉल्व होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आती है लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि जो भी एक व्यक्ति, एक बच्चा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेगा वो उसको वैल्यूज की तरफ लेके जाएगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए ने ये देखा कि उसके पिताजी हमेशा ईमानदारी के साथ काम करते हैं और ईमानदारी से उनके पापा के डिपार्टमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। क्या होगा? ए जो है वो उस रेस्पेक्ट से अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो वो ए क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। बी के जो पिताजी हैं वो करप्शन के साथ काम करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, इज्जत नहीं है, लेकिन सबको पता है बंदा करप्ट है, लेकिन पैसा बहुत है। तो अगर बी इस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया, उसने ये नहीं देखा कि रेस्पेक्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान कहाँ गया? उसका ध्यान गया पैसे की तरफ। तो बी इस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और इसलिए जो लाइफ एक्सपीरियंस इन दोनों ने देखा कि ए ने अपने पिताजी से सीखा और बी ने भी अपने पिताजी से सीखा, ठीक है, दोनों के टारगेट्स अलग अलग थे, और इस वजह से क्या हुआ, ये लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से ये जो एक वैल्यू है वो उनके अंदर इम्बाइब हो गई करप्शन की, या नेगेटिव वैल्यू है करप्शन, और ऑनेस्टी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। उस तरह से लाइफ एक्सपीरियंसेस, सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैन रीशेप प्रायोरिटीज, ठीक है। न्यूज़पेपर में खबर आती है कि एक पटवारी जो है वो 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया, और उसका 2 करोड़ का घर था, और ये था और वो था। अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपने चाइल्डहुड में, अपने जो ये एडोलेसेंट वाली उम्र होती है उसमें, और न्यूज़पेपर आपको पढ़ने के बाद आपके दो रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। पहला क्या, अरे यार कितना गंदा काम कर रहा है पटवारी, रिश्वत ले रहा है। और दूसरा, और वो यार इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छी चीज़ है, रिश्वत ले लेके इसने 2 करोड़ का घर ले लिया, 10 लाख की रिश्वत ले लेता। तो ये जो चीज़, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो इवेंट इसके सामने हुआ है, जो न्यूज़पेपर इसने रीड किया, और इसकी वजह से ये जो लाइफ एक्सपीरियंस के सामने आया, किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ उस लाइफ एग्जाम्पल से, वो चीज़ें डिपेंड करती है कि किस तरह से वो वैल्यूज़ को डेवलप करेगी, कौन सी वैल्यू डेवलप होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है एजुकेशन एंड रिफ्लेक्शन। एजुकेशन एंड रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है? पहली चीज तो लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, अवेयरनेस कैन मॉडिफाई वैल्यूज। आप लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आपको टीचर बता रहा है कि बेटा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है, और रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है कि आप सामने देख पा रहे हैं उस चीज को, किताबों में पढ़ पा रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख पा रहे हैं, आपको अवेयर है आप, ठीक है। तो इस अवेयरनेस की वजह से आपकी वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई होती रहेगी। के अलावा सोशल इंटरेक्शन, आपके दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो एक्सपोजर आपको मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स का, वो आपकी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करती है। ना सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है, ना सिर्फ डेवलप करती है, बल्कि वो इवॉल्व भी होते रहते हैं।
मान लीजिए आप अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रहा, कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही, तो हो सकता है आप दूसरे पाथ पे, गलत पाथ पे जो भी चले जाए, ठीक है, जिसको हम तो अप्रिशिएट नहीं। तो इस तरह से वैल्यूज जो है वो डेवलप होती है लाइफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। ना सिर्फ वो डेवलप होती है बल्कि लाइफ लॉन्ग वो चेंज भी होती रहती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें कंप्लीट की। पहला एटीट्यूड, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूज, जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर था, उसमें वैल्यूज के जो भी डायमेंशंस मैं आपको समझा सकता था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज, डेवलपिंग एंड चेंजिंग वैल्यूज, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई। अब इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है, टीम बिल्डिंग, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वही डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 2 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आरपीएससी पूछता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको अब टीम बिल्डिंग के बारे में समझाऊंगा। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, टीम बिल्डिंग की। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, स्टेजेस किस तरह से टीम बिल्ड होती है। मैंने आपको ग्रुप बिहेवियर में भी समझाया था, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं टीम बिल्डिंग की डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने अभी लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में आपको इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ग्रुप्स में और टीम्स में क्या डिफरेंस है। जब 4 लोग, 4 या 5 या कुछ भी एक आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम 4 लेके चलेंगे, एक टीम और एक ग्रुप। अगर 4 लोग रैंडमली मिल जाते हैं, ठीक है, रैंडम, कोई उनका टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। टीम क्या होती है, टीम होती है एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग, एक स्पेसिफिक कैरियर ओरिएंटेड लोग, या एक स्पेसिफिक गोल से रिलेटेड को अचीव करने वाले लोग जो हैं, जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करती है, जबकि ग्रुप इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ग्रुप के पर्पस, एक्टिविटीज नहीं होते वेल डिफाइंड, जबकि टीम्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप होता है बैट्समैन का ग्रुप, बॉलर्स का ग्रुप, एम्पायर्स का ग्रुप, ठीक है। और टीम क्या होती है, टीम होती है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उसमें 4 बैट्समैन होंगे, 4 बॉलर होंगे, 3 ऑलराउंडर होंगे, और इनमें से भी एक जो है वो ऑलराउंडर में से एक विकेट कीपर भी होगा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हो गई, वेल डिफाइंड उनकी एक्टिविटीज हो गई, उनके कार्य हो गए, तो उसे क्या कहेंगे हम, टीम, उसको ग्रुप नहीं कहेंगे। Then, इसीलिए किसी भी कंपनी में ग्रुप्स नहीं होते, टीम्स होती है। वो टीम्स क्यों होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक काम वहां पर वेल डिफाइंड तरीके से होता है, उसकी एक्टिविटीज वेल डिफाइंड होती है, तो उसको क्या कहते हैं, टीम। तो बात समझ आ गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम। टीम की हर व्यक्ति के पर्पस जो है वो स्पेसिफिक होंगे, उसकी एक्टिविटीज जो है वो स्पेसिफिक होगी। ये 4 लोग बैट्समैन है तो ये बैटिंग करेंगे, इनका स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है वो बैटिंग रहेगी। ये 4 बॉलर है, 3 ऑलराउंडर है जिसमें से एक विकेट कीपर है, तो ये इस तरह से ये टीम्स जो है वो काम करती है। डन। ये हुई समझने वाली बात। एग्जाम में अगर पूछा जाता है व्हाट इज अ टीम और व्हाट इज अ टीम बिल्डिंग प्रोसेस, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिख के आएंगे, टीम बिल्डिंग इज ए प्रोसेस डिजाइन टू इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये जो लोग हैं इनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसको इंप्रूव करने के लिए टीम बिल्ड की जाती है, ठीक है। क्लैरिफाई रोल्स, यहाँ पर रोल क्लैरिफाई कर दिया कि ये 4 लोगों का रोल क्या है, बैटिंग करना, ठीक है, ये बैट्समैन है, इनका रोल क्या है, बैट्समैन। ये 4 क्या है, ये बॉलर है, इनका रोल क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। एनहेंस द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड कॉमन गोल। अब इस पूरी टीम का कॉमन गोल क्या है, मैच जीतना, ठीक है। तो कॉमन गोल की तरफ काम करना है, टीम क्या करेगी, मैच जीतेगी, किसी के भी खिलाफ मैच हो, ठीक है। एनहांस द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू वर्क इफेक्टिवली। इस ग्रुप की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। अब इस ग्रुप की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएंगे, इस ग्रुप की इफेक्टिवनेस तब बढ़ेगी जब 4 बैट्समैन जो है वो अच्छे से बैटिंग करेंगे, एक अच्छा स्कोर तैयार करेंगे। उसके बाद जब 4 बॉलर बॉलिंग करेंगे तो वो अगली टीम के ज्यादा से ज्यादा विकेट लें और कम से कम उनका स्कोर करने दें, ठीक है। विकेट कीपर अपना काम अच्छे से करे, ठीक है। और
इनको क्या क्या बता दिया जाएगा, रोल क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे कि भाई ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये विकेट कीपर है, ठीक है। और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव की जाएगी। बात समझ में आ गई आपको क्या करना है? पहली चीज सबसे पहले, टीम बिल्डिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। बिल्डिंग आईएनजी आ गया तो वो हो रहा है, वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्यों डिजाइन किया जाता है? ये प्रोसेस डिजाइन किया जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। कि टीम के अंदर 4 लोग हैं या 11 लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तो उनके बीच की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव की जाए, उनके रोल्स क्लैरिफाई किए जाएं कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, ठीक है। उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, एनहेंस द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू वर्क इफेक्टिवली, कि ये 4 लोग ये इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेंगे, कम से कम स्कोर बनवाएंगे अगली टीम का, ठीक है। टुवर्ड अ कॉमन गोल, कॉमन गोल क्या है? मैच जीतना। इसी तरीके से हर टीम में, कोई आईटी कंपनी है उसमें कोई टीम है, उस टीम का कोई लीडर है, टीम लीडर है, ठीक है। तो उस टीम लीडर का गोल रोल जो है वो क्लैरिफाइड है कि आपको लीड करना है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो डेवलपर में है, कोई व्यक्ति है वो टेस्टिंग में है, तो इस तरह से हर व्यक्ति का एक रोल क्लैरिफाई हो जाएगा। उसको काम क्या करना है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है उस आईटी टीम को। इन 11 लोगों में से कोई एक कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, ठीक है। वो क्या काम करेगा? उसका भी रोल क्लैरिफाई होगा, वो भी एनहेंस करेगा एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड कॉमन गोल। कॉमन गोल क्या है? मैच जीतना। समझ में आ गई बात? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 4-5 कीवर्ड लिखते हुए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टीम बिल्डिंग और व्हाट इज द टीम बिल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो आपको उसमें यही लिखना है, टीम बिल्डिंग प्रोसेस डिजाइन टू इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सबसे पहली बात, आपको टीम दिमाग में आते ही, जैसे ही आपके पास ये शब्द आता है टीम बिल्डिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए टीम मतलब 4 लोग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे पहले तो आप डेवलप कर दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्लैरिफाई रोल, इन चारों के अलग अलग रोल्स बता दो। पहली चीज क्या हो गई? इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टीम मतलब 4 या 5 लोग, उन 5 लोगों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, उन 4-5 लोगों के अलग अलग रोल्स क्लैरिफाई करना और उनको एनहेंस करना, द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, पूरे ग्रुप की एबिलिटी को एनहेंस करना टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड कॉमन गोल। तो कौन कौन से कीवर्ड हो गए? पहला, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरा क्लैरिफाई रोल्स, तीसरा एनहेंस द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू वर्क इफेक्टिवली टुवर्ड कॉमन गोल। बात खत्म। अब ये जो प्रोसेस की मैंने बात की, इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या क्या चीजें टीम बिल्डिंग में की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, ऐसे रैंडम एक्टिविटीज नहीं, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। की आपको ऐसा नहीं है कि क्रिकेट टीम है तो वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगी। आपने देखा होगा मैच से पहले इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो फुटबॉल भी खेलती है, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करती है, ठीक है। तो रैंडम एक्टिविटीज नहीं करनी है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं, और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कुछ टेस्टिंग वगैरह हो गया, इस तरह की, ठीक है। कुछ ऐसे इंटरवेंशंस किए जाएंगे जिससे कोलैबोरेशन फॉस्टर हो, ट्रस्ट बिल्ड हो और कम्युनिकेशन बिल्ड हो। कभी भी कोई टीम है तो टीम में ट्रस्ट होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो अभी इस स्लाइड में मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको बताया टीम बिल्डिंग की डेफिनेशन, ठीक है। और सेकंड, इस पैराग्राफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि टीम बिल्डिंग में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं टीम बिल्डिंग के अंदर। Done? इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर टीम बिल्डिंग समझाने की कोशिश की। 2 नंबर का क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन रहा है। अब चलते हैं एक 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बताएगा इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। उसी तरह जिस तरह हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज पढ़ा, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा टीम बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट है तभी वो सिलेबस में है, कुछ इंपॉर्टेंस है तभी वो आईटी कंपनीज में टीम बिल्ड हो रही है, या गवर्नमेंट में भी हम उसको टीम नहीं कहते, सेक्शंस कहते हैं, ऑफिस कहते हैं, लेकिन वो एक तरह से टीम की तरह ही काम कर रहा है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कभी भी कोई टीम बिल्ड हो रही है, 4 लोगों की टीम बिल्ड हो रही है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो एनहेंस हो जाएगा। अगर कोई टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, 11 लोगों की क्रिकेट टीम बना रहे हैं, वो टीम एक साथ ट्रैवल कर रही है, एक साथ क्रिकेट खेल रही है, एक साथ एक्सरसाइजेस कर रही है, एक साथ दूसरे मैचेस देख रही है, तो उनके बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन एनहेंस होगा। कम्युनिकेशन एनहेंस के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो भी रिड्यूस होगी, और ओपन डायलॉग जो है वो प्रमोट होगा। ये खुल के आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं,
कि भाई मान लीजिए फर्स्ट बैटिंग हमारी है, हमने मैच खेला और हमारा स्कोर कम रहा, तो अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ हम ये बात कर सकते हैं बॉलर्स को कि भाई आपको फील्डिंग टाइट रखनी है, आपको बॉलिंग अच्छे से करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी विकेट्स लेने हैं। तो इस तरह की बातें जब होती है, ये तभी हो पाती है जब एक टीम के अंदर कम्युनिकेशन एनहेंस हो। टीम बिल्डिंग अगर हो रही है अच्छे से, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस होगा उसका, कि वो उस टीम के अंदर कम्युनिकेशन एनहेंस कर रहा है। कम्युनिकेशन जब भी होगा, फ्री एंड फेयर कम्युनिकेशन होगा जब भी टीम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट, इंक्रीमेंट ऑफ ट्रस्ट। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, जितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, जितना ज्यादा ओपन डायलॉग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, बिल्ड्स ट्रस्ट, एस्टैब्लिशेस रिलायबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी अमॉन्ग मेंबर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी ज़्यादा मेंबर्स के बीच में जो है वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात आएगी, रिलायबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टीम बिल्डिंग के साथ होती है। तो क्या क्या हो गया, पहला एनहेंसेस कम्युनिकेशन, दूसरा बिल्ड्स ट्रस्ट। ठीक है, आगे चलें। तीसरा, क्लैरिफाइज रोल्स। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझाया था कि जब भी कोई टीम बिल्डिंग की जाती है तो सबसे पहला टारगेट उस टीम बिल्डिंग का ये रहता है कि उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो। दूसरा, रोल्स क्लैरिफाई हो जाए। तो ये डेफिनेशन में भी था, इंपॉर्टेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी इंपॉर्टेंस में, कि कम्युनिकेशन जो है, वार्तालाप जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो, ओपन डायलॉग जो है वो प्रमोट किया जाए। जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होगी कम्युनिकेशन के द्वारा, तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी, ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थर्ड क्या हो जाएगा, रोल्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे हर एक टीम मेंबर के, चाहे वो टीम लीडर हो, चाहे वो कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, या विकेट कीपर हो, फील्डर हो, बॉलर हो या बैट्समैन हो किसी भी टीम के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ क्रिकेट का एक एग्जाम्पल लेते हुए चल रहा हूँ। टीम बिल्डिंग एक जनरल टर्म है, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं देखना है। आईटी कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में भी इस परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। ठीक है, जब रोल क्लैरिफाई होगा तो रोल क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप आज ये एग्जाम क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं और बाद में आप बन जाते हैं एसडीएम। तो ये क्या हो गया, आपका रोल क्लियर हो गया। जब भी आपको कोई रोल दिया जाएगा तो उसके साथ आपके पास दो चीजें आएंगी, पहला पावर और दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि महान दार्शनिक स्पाइडरमैन ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही चीज़ आपके साथ यहाँ पर जब आप एसडीएम बनेंगे तो जब भी कोई रोल क्लैरिफाई होगा तो आपके पास कुछ पावर आएंगे। आप कैप्टन बनाए गए हैं तो कैप्टन का आपको रोल मिला है, आपका रोल क्लैरिफाई हुआ है। जब भी आप टीम के कैप्टन बनाए जाएंगे तो उस टीम के कैप्टनसी के साथ आपके पास पावर आएगी और आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कुछ राइट्स आएंगे, और राइट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा क्या चलती है, ड्यूटीज। तो clarifies roles, helps members understand their responsibilities and how they fit into the team। उनको टीम में काम क्या करना है, उनका रोल क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है। टीम बिल्डिंग जब की जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस में हम क्लैरिफाइंग रोल पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जब भी टीम बिल्ड की जाती है तो कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है टीम बिल्डिंग के साथ साथ। ठीक है, कोलैबोरेशन कैसे इंप्रूव होगा, कि हर जो व्यक्ति है वो कॉपरेशन के साथ काम करता है। कोई चीज़ मान लीजिए इसने 90% कर दी इस व्यक्ति ने, तो 10% बाकी ये तीन लोग मिलके कर देंगे। तो ये कॉपरेशन हो गया। ठीक है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई और वो कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे एक आर्मी में एक कहावत है कि 10 लोग थे और यहाँ पर खूब सारी ईंटें थी। ठीक है, यहाँ पर खूब सारी क्या है, ईंटें, ब्रिक्स। और जो सूबेदार साहब है उन्होंने इन 10 जवानों को कहा कि ये जो सारी ईंटें हैं, खूब सारी ईंटें थी, ठीक है, इनको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, कि तुम एक टीम की तरह काम करना है, करो काम। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो भाई ये जवान यहाँ से भागे और भाग के ईंटें उठाई और उठा के यहाँ जाके रखने लग गए। ईंट उठाई और ईंट उठा के यहाँ जाके रखने लग गए। तो बताइए आप मुझे कि ये एक इंडिविजुअल वर्क हुआ या एक टीम वर्क हुआ। इंडिविजुअल वर्क हुआ। ठीक है, टीम तो टीम बनी ही नहीं, टीम किसी तरह से काम नहीं करती। टीम कब काम करेगी, टीम तब काम करेगी जब ये सारे के सारे अपने रोल को क्लैरिफाई करें, कॉपरेशन के साथ काम करें। अगर ये सारे अलग अलग दो दो ईंट उठा के भाग रहे हैं और यहाँ पर रख रहे हैं तो ये किसी काम का नहीं है, ये टीम नहीं है, ये 10 लोगों की। सूबेदार ने कहा नहीं, मैं इंप्रेस नहीं हुआ, वापस करो ये काम, तुम इन सारी ईंटों को उठा के यहाँ रखो। तो इन्होंने फिर उठा के यहाँ रख दी।
सूबेदार सुबह से लेकर शाम तक ये काम करवाता रहा, टीम करती रही। बाद में ये जागे कि हमें ऐसे नहीं करना, हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये तो पनिशमेंट की तरह हो गया, बार बार सुबह से शाम तक यही काम करते जा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, पूरे रास्ते में 10 के 10 लोग यहाँ पर खड़े हुए। ठीक है, ये कैसे संभव संभव हुआ, कम्युनिकेशन के द्वारा संभव हुआ। ठीक है, इस व्यक्ति का रोल क्लैरिफाई किया गया कि इस व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ से ईंट उठानी है और इसको देनी है। ठीक है, इसका रोल क्लैरिफाई हुआ कि इससे लेनी है और इसको देनी है। ठीक है, इस तरह से हर व्यक्ति का क्या किया गया, रोल क्लैरिफाई किया गया। और अंतिम व्यक्ति का रोल क्या था कि ये ईंट जो है वो यहाँ से पकड़नी है और यहाँ पर वापस रखनी। जब उन 10 जवानों ने इस तरह काम किया, 10 सोल्जर्स ने इस तरह काम किया, टीम के साथ काम किया, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ काम किया, कॉपरेशन के साथ काम किया और कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तब जाके वो टीम बिल्ड हुई। और सूबेदार ने बताया कि हमें कोई भी काम आगे फ्यूचर में करना है वो इसी तरीके से टीम के साथ करना है, मिल के करना है, अलग अलग दिशाओं में नहीं भागना। ठीक है, ये काम आता है टीम बिल्डिंग में। आप जब एसडीएम बन जाएंगे, आप जब आरपीएस बन जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम में सब इंस्पेक्टर भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, सबका अलग अलग रोल है, सबकी अलग अलग पावर है, सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आपको कॉपरेशन के साथ पूरी टीम को कदम से कदम मिलाकर काम करना है। डन। इसके साथ क्या होता है, ये मोराल बूस्ट करता है, मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ए पर्पस जो है वो टीम मेंबर्स को समझ में आता है, उन्हें पता चलता है कि वो किस टीम से बिलोंग कर रहे हैं और टीम का पर्पस क्या है और उनका खुद का पर्पस क्या है। ठीक है, ये मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है, मोराल बूस्ट करता है। ये इंपॉर्टेंस है टीम बिल्डिंग की। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आपने ये एग्जाम्पल से देखा कि जब ये 10 लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, दो दो ईंट लेकर यहाँ पर रख रहे थे, तब इनको बनिस्बत बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जबकि जब इन्होंने एक टीम की तरह काम किया, फटाफट एक से दूसरे को पास करते गए, किसी को हिलना नहीं है, सिर्फ अपने हाथ हिलाने हैं। पहले क्या कर रहे थे, पहले सब भाग रहे थे, 10 के 10 लोग भाग रहे थे, अब कोई नहीं भाग रहा, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और एक दूसरे को ईंट पास कराते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, वेल फंक्शनिंग टीम बनी, बेटर आउटकम्स अचीव हुए। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग में ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाया है आपको, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकता है आपको याद रखने के लिए और आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बैठाने के लिए। ठीक है, कि इस टीम बिल्डिंग से क्या हुआ, सबसे पहले कम्युनिकेशन एनहेंस हुआ। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमूव हुई कि हमें ऐसे काम नहीं करना, ओपन डायलॉग हुआ है कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और एक दूसरे को ईट पास करते रहें। ठीक है, इसके अलावा सब में ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी इंप्रूव हुई है, रोल सबके क्लैरिफाई कर दिए गए कि किसको कहाँ कहाँ खड़ा होना है और किसको क्या काम करना है, किसको ईट उठानी है, किसको पकड़ानी है और किसको ईट रखनी है। डन। कॉपरेशन यहाँ पर देखने को मिला, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर हुई। ठीक है, क्योंकि ये टीम बन गई तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो गई। ऑपरेशन एक इंपॉर्टेंस है टीम बिल्डिंग का, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्लैरिफाइंग रोल्स है, ट्रस्ट बिल्ड होना, कम्युनिकेशन डेवलप होना, मोटिवेशन और मोराल का बूस्ट होना। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी टीम की बढ़ गई। जो लोग 10 अलग अलग लोग काम 3 घंटे में कर रहे थे, वो 10 लोग मिलके आधे घंटे में उन्होंने काम कर दिया, परफेक्टिवली अच्छे तरीके से किया। ठीक है, विथ लेस एफर्ट्स बेटर आउटकम्स। तो इस तरह से आपको टीम के साथ काम करना है। अगर आप अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में भी आप एक टीम बना सकते हैं। 4 लोगों को अपने साथ जोड़ो, एक व्यक्ति वो जिसका पेपर 1 अच्छा है, एक व्यक्ति वो जिसका पेपर 2 अच्छा है, एक जो पेपर 4th में हाई स्कोर कर रहा है। ठीक है, और चारों मिलकर एक साथ तैयारी करें, ताकि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चारों में 800 में से ज़्यादा स्कोर लेकर आए और एसडीएम सिक्योर करें, रैंक सिक्योर करें। यही है जीवन का सार। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रही है किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तो टीम अगर साथ मिलके काम कर रही है, कॉपरेशन के साथ काम कर रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी इजीली, और जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको हैंडल कर लेंगे कंस्ट्रक्टिवली। टीम लीडर जो है वो उन डिसएग्रीमेंट्स को रिमूव कर देगा कंस्ट्रक्टिव तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या समझाई है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, डेफिनेशन ऑफ टीम बिल्डिंग, प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। ठीक है, ये 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन थे। एक और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है
और ये जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, ये हमने ग्रुप बिहेवियर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रुप फॉर्म कैसे होता है। उसी तरीके से यहाँ पर स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट में फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि एक रिविजन भी आपका हो जाएगा। ब्रूस टकमैन ने ये मॉडल दिया था, 5 स्टेजेस होती है किसी भी टीम के डेवलपमेंट की या किसी भी ग्रुप के डेवलपमेंट की। सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मिंग। फॉर्म कैसे होगा? मान लीजिए ये एक टीम है, 4 लोगों को एक साथ लेके आना क्या कहलाता है? फॉर्मिंग ऑफ अ टीम। ठीक है, ये साथ आ गए, टीम मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे को जाना, इनके रोल जो है वो अभी अनक्लियर है, कुछ पता नहीं है कि क्या रोल होगा, कौन क्या काम करेगा, और नए नए लोग साथ आए हैं तो थोड़ा पोलाइट बिहेवियर रहता है इस टाइम। फिर सेकंड आता है स्टॉर्मिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड स्टेज क्या है ग्रुप डेवलपमेंट या टीम डेवलपमेंट की, कि थोड़ा सा स्टॉर्मिंग हो जाती है, थोड़ा सा एक फ्रिक्शन सा डेवलप हो जाता है बिटवीन द मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है, क्योंकि सबकी ओपिनियंस अलग अलग हैं, सबकी पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं। ठीक है, जो पॉइंट वन कि सब पहले फॉर्म करेंगे ग्रुप को, फॉर्म होने के बाद थोड़ा सा तूफान आएगा, उसमें थोड़ा सा स्टॉर्मिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी, अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग ओपिनियंस, किसी के पॉजिटिव्स किसी के नेगेटिव्स पसंद नहीं आएंगे, तो इस वजह से स्टॉर्मिंग होगी। स्टॉर्मिंग होने के बाद थर्ड स्टेज आएगी नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मिंग, ये सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। ठीक है, कंसेंसस डेवलप हो जाएगी कि ठीक है, सब एग्री हो जाएंगे किसी भी एक पॉइंट पर, रोल्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, और ग्रुप कोहेशन, जो एक फ्रिक्शन था वो थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी, ग्रुप कोहेशन जो है वो ग्रो हो जाएगा, सब एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4 लोग एक साथ आए, एक टीम बनाई या एक ग्रुप बनाया, वो स्टेज क्या हुई? फॉर्मिंग। ठीक है, पोलाइटनेस रहती है इस स्टेज में। सेकंड क्या होती है कि सब अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, स्टॉर्मिंग होती है। थर्ड क्या होता है? नॉर्मिंग। ठीक है, कि स्टॉर्मिंग होने के बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद वो चारों लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म किसकी तरफ? गोल की तरफ। जो उनका इस टीम का जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कि चारों के चारों टीम की तरीके से अपने अपने रोल जो इनको डेजिग्नेट किए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। इनका टारगेट क्या रहता है कि ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करें। ठीक है, अपने गोल को अचीव करें, हाई कोलैबोरेशन के साथ, हाई कॉपरेशन के साथ, मिलजुल कर ये काम हो। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही पूरा 100% काम कर रहा है, यहाँ पर 25% सबको बांटना है, चारों को मिलकर काम करना है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, तभी तो वो टीम कहला रही है। उसके बाद जब वो गोल अकम्प्लिश हो जाए तो क्या करना है? एडजर्न कर देना है टीम को, मतलब डिसबैंड कर देना है। टीम डिसबैंड्स आफ्टर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो सबसे पहले क्या हुआ? फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। FSNPA, FSNPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, एडजर्निंग। यही सेम चीज मैंने आपको ग्रुप बिहेवियर में भी समझाई थी। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, चाहे अब वो ग्रुप बिहेवियर में से आपसे एग्जामिनर पूछ ले, चाहे स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट के नाम पे पूछ ले, आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। और साथ में आप चाहें तो एक छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं साइड में, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, अब टीम बिल्डिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है? कि भाई ऐसा तो है नहीं, ये बहुत इजी प्रोसेस है टीम बनाने का, क्योंकि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग ओपिनियंस रखने वाले लोग हैं, उन सबको साथ लाकर साथ काम करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, और वो टास्क इन निम्नलिखित टेक्निक्स के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले आइस ब्रेकर्स एंड सोशल एक्टिविटीज़। आपको पता है आइस ब्रेक करना क्या होता है? कोई दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, उनके बीच में पहली बातचीत करवाना आइस ब्रेकिंग कहलाती है। ठीक है, तो सोशल एक्टिविटीज क्या होती हैं कि कुछ गेम खिलवा दिया, कुछ एक दूसरे से इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दिया, तो ये आइस ब्रेक करना होता है। कभी भी ग्रुप बनेगा, सबसे पहले उसमें क्या करवाया जाएगा? थोड़ी सी बातचीत करवाई जाएगी, इनिशिएट करवाना बातचीत को क्या कहलाएगा? आइस ब्रेकिंग। एंड सोशल एक्टिविटीज फैसिलिटेट बॉन्डिंग एंड रिड्यूस इनिशियल टेंशंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेकंड पॉइंट, गोल सेटिंग सेशंस होंगे कि हमें इस टीम में क्या गोल करना है। सबसे पहले तो एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकिंग, सोशल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। उसके बाद गोल सेट किया जाएगा कि हमारा गोल क्या है। गोल सेट होने के बाद कि हमें मैच जीतना है। ठीक है, सबसे पहले 4 लोगों को बुलाया गया, उनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उनको गोल बताया गया कि हमें मैच जीतना है, क्योंकि टीम बनानी है और मैच जीतना है। उसके बाद रोल क्लैरिफिकेशन करवाया गया
ठीक है, कि इस बंदे को बताया गया कि यू आर ए बैट्समैन, आपको बैटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना है। इसको बताया गया यू आर ए फील्डर और यू आर ए बॉलर, यू आर ए विकेट कीपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको बांटी गई। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस की गई कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए क्रिएटिविटी के साथ, डिसीजन मेकिंग वहाँ पर रखी जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाए। ठीक है, इस तरह की वर्कशॉप्स रखी गई ताकि कम्युनिकेशन बिल्ड हो, कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स। ठीक है, लिसनिंग, फीडबैक स्किल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो। डन। तो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? आइस ब्रेकिंग, बातचीत स्टार्ट कराना इनिशियल लेवल पर बिल्कुल ज़ीरो से। वो कैसे होगी? इंट्रोडक्शन से। उसके बाद फिर थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। उसके बाद गोल सेटिंग सेशंस हो जाएंगे। ठीक है, फिर गोल अपने को पता चल गया कि भाई हमें ये काम करना है, तो इस काम को करने के लिए कौन कौन से रोल्स चाहिए वो क्लैरिफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जो उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको क्लियर करवाया जाएगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से या क्रिएटिविटी से। कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स, इंप्रूव लिसनिंग एंड फीडबैक स्किल्स। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाएगी फॉर फॉस्टर ओपननेस एंड डिपेंडेबिलिटी। थोड़ी सी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कैसे होगी कि ओपननेस फॉस्टर की जाए, ट्रस्ट डेवलप हो, जो कि मैंने इंपॉर्टेंस बताई ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप करवाने के लिए एक्टिविटीज़ टेक्निक्स वगैरह चाहिए होंगी ताकि एक टीम इफेक्टिवली काम करे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 4 लोग 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पर निश्चित है कि क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगी। कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जाएगा? रिजॉल्व कराया जाएगा। कैसे रिजॉल्व कराया जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इक्विप टीम्स टू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स कंस्ट्रक्टिवली। जो भी डिसएग्रीमेंट हो उनको हैंडल किया जाए कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव को एक देखते हुए चीज़ों को एग्री कराया जाए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए टीम में, ताकि वो टीम स्मूथली फंक्शन करती रहे, कोई उसमें फ्रिक्शन ना आए। डन। इस तरह से हमने यहाँ पर टीम बिल्डिंग टेक्निक्स देखिए। एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे लगता नहीं है ये पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक जनरल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग, तो इंपॉर्टेंट है ये। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा 50 वर्ड्स में, जिसका आंसर आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं। इफेक्टिव टीम अगर काम कर रही है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अभी तक की आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। एटीट्यूड हमने कंप्लीट कर लिया, वैल्यूज़ कंप्लीट कर लिया, टीम बिल्डिंग छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें कुछ बनता नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम, एक प्रभावी टीम, एक काम करने वाली टीम जिसका आउटपुट बहुत ज़्यादा हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होगी कि एक जो गोल है ठीक है, जो टारगेट है वो क्लियर हो, बिल्कुल पता होना चाहिए। टीम है, अगर की टीम है, आपको पता होना चाहिए कि आपको मैच जीतना है, इज योर टारगेट। बैट्समैन को पता होना चाहिए, हर रोल को पता होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम, अगर टीम को इफेक्टिव होना है तो उसको अपना पर्पस, अपना गोल जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा। एक वेल डिफाइंड मिशन हो और सारे मेंबर्स को समझ आता हो वो कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से मिशन जो है वो अकम्प्लिश करना है। ठीक है, इसके अलावा कैप्टनसी, जो लीडरशिप है, टीम लीड जो है, जो ऑफिसर है या जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अपने गोल की तरफ अगर जा रही है पूरी टीम और कोई भी डाइवर्ट हो रहा है अगर कहीं भी, तो उसको डाइवर्ट होने से बचाते हुए गोल की तरफ, गोल ओरिएंटेड रखना है। ठीक है, गाइड करते हुए चलना है, सपोर्ट करते हुए चलना है, बैलेंस्ड विथ एम्पावरमेंट। ठीक है, सबको एम्पायर करते हैं। तो सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, जो लीडर है वो स्ट्रॉन्ग हो। थर्ड, ओपन कम्युनिकेशन हो कि सब में बातचीत, जो भी टीम के मेंबर्स हैं वो टीम के मेंबर्स आपस में बातचीत कर सके। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट हो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ईच मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हर मेंबर के बीच में जब ओपन कम्युनिकेशन होगा, सब एक दूसरे से फ्री एंड फेयर तरीके से बातचीत करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, रेस्पेक्टफुल रहेंगे, फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस करेंगे, तो क्या होगा? टीम इफेक्टिवनेस अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखी जाएगी, रिकॉग्निशन ऑफ ईच मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, सारे मेंबर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करें म्यूचुअल रेस्पेक्ट की तरफ। ठीक है, कि हर
जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको मैं पॉइंट को अच्छे समझाऊंगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, 4 लोग हैं, ठीक है। ये 4 लोग ऐसा ना सोचे, ये टीम बनाते हैं 4 लोग, ये 4 लोग ऐसा ना सोचे कि मेरा काम ज़्यादा है, या मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, या मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है। दैट इज द टारगेट ऑफ टारगेट फॉर इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए टीम, ठीक है। जब म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ेगा, जब आप अपने दूसरे मेंबर के काम की सराहना करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर आता है शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि आप 4 लोग काम कर रहे हैं और इस काम का आउटपुट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वजह से ही निकल रहा है, वो शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट की। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो भी वो आप चारों की वजह से आया है, किसी एक का उसमें मेन या मेजर रोल नहीं था। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया है तो ऐसा नहीं है किसी एक की वजह से वो काम खराब हो गया, वो चारों का कलेक्टिव रिजल्ट है। देन इसके अलावा डाइवर्सिटी, कि हर व्यक्ति की बैकग्राउंड्स अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होनी चाहिए। खैर पर्सनालिटीज अलग अलग हो जाती है तो वो अपने आप वो सारी चीज़ होती है। वेराइड स्किल सेट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग होगा। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड टीम होगी उतनी ज़्यादा टीम की इफेक्टिवनेस जो है वो वहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा किसी टीम की इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ानी है तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। आप देखेंगे जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट टीम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, वो हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग होती है। वो वेस्ट इंडीज़ के साथ अगर मैच है तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, किस तरह से कौन बॉलिंग करता है, कौन किस तरह से बैटिंग करता है, किसकी क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो चलता रहता है। इंप्रूवमेंट ओवर टाइम चलता रहता है, अडेप्टेशन जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको लिखने की कोशिश की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम्स क्या क्या होंगे? पहला, क्लियर पर्पस, जो उसका गोल होगा, जो मिशन होगा वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, क्लियर होगा, तभी लोग उसकी तरफ उसको अचीव करने की कोशिश कर पाएंगे जितने भी टीम मेंबर्स हैं। सेकंड होगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये टीम लीडर जो होगा, जो ऑफिसर होगा, जो कैप्टन होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, एक अच्छा सपोर्ट, बैलेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। थर्ड है ओपन कम्युनिकेशन। एक टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे मेजर पॉइंट, जो सबसे फर्स्ट, जो इनिशियल पॉइंट जो काम में आता है वो आता है कम्युनिकेशन। फिर आता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कि एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के काम के प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड से है और आपका टीम मेंबर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। कॉमर्स वाला अपना काम कर रहा है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग का काम कर रहा है, टेक्नोक्रेट्स अपना काम कर रहे हैं। शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो चारों की वजह से है, सारे टीम मेंबर्स की वजह से है। नेगेटिव रिजल्ट है तो वो भी चारों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाइवर्सिटी, कंटिन्यूस लर्निंग, इस तरह से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो 5 में से मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अच्छे से हमने एटीट्यूड, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वैल्यूज समझाने की कोशिश की, सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब पढ़ाया। स्लाइड्स में मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, इंटरकनेक्शन बिटवीन एटीट्यूड, वैल्यूज एंड टीम बिल्डिंग। मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पीडीएफ में जरूर मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, राजस्थान अखाड़ा नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। ये जो एडिशनल ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ये आप पीडीएफ से देख सकते हैं। एडिशनल चीज़ें में क्या होगा कि एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग के बीच में इंटरकनेक्शन के बारे में समझाया मैंने यहाँ पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है एटीट्यूड की, वैल्यू की, टीम बिल्डिंग की, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकती है वो मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ये आपको सीधे सीधे पढ़ना है और फिर बाद में मैंने लास्ट में कंक्लूजन दी दिया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम यू कैन कंसिडर दीज टॉपिक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो 10th लेक्चर कंप्लीट हुआ है आर एस मेंस की सीरीज में, मैनेजमेंट चैप्टर, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में 20 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है एटीट्यूड, वैल्यूज एंड टीम बिल्डिंग, उसका अगर सिलेबस में देखूं तो एटीट्यूड हमने कवर कर लिया है, वैल्यूज कवर कर लिया है, टीम बिल्डिंग कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि 16th लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इन डिटेल मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम कवर करेंगे टोटल 20 लेक्चर्स में, मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा पूरा मैनेजमेंट। 20 मार्क्स 20 लेक्चर्स, ठीक है। ये मान लीजिए अब 16th ये हो गया, 17 में हम ये टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कवर करेंगे।
18th लेक्चर में ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम कंप्लीट करेंगे। 19 में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कंप्लीट कराऊंगा और 20th लेक्चर में मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज कंप्लीट कराऊंगा। टोटल 20 लेक्चर्स में आपका मैनेजमेंट 100% तरीके से कवर हो जाएगा, जो कि पूरा तरीके से सिलेबस बेस्ड होगा, पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर उसको ध्यान में रख के हमने किया है। ठीक है, तो आज के लिए एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग में इतना ही। कल लेक्चर नंबर 16 में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, कौन कौन सी मोटिवेशन थ्योरीज है। हावर्ड गार्डनर थ्योरी, वो जो हम पढ़ते थे पर्सनैलिटी के बारे में हमने पढ़ा बिहेवियर में, वहीं से हम मोटिवेशन थ्योरीज निकालेंगे। ठीक है, एक्स और वाई जो मोटिवेशन थ्योरी होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा मोटिवेशन थ्योरीज में। तो कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।